तो 2023 में जब महिला आरक्षण के लिए बिल पास हो चुका था, तो उसके बाद फिर ये क्या ज़रूरत पड़ी कि फिर से संविधान संशोधन करना है? अब ऐसा क्या हो पड़ा कि ऑपोजिशन मतलब एकजुट होकर पूरा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठ गई। तो जब कानून बना के ही आरक्षण देना था तो 33 पे क्यों रुक गए? ये कमीशन जो निर्णय लेगा, अब इसके खिलाफ ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ना किसी भी मंच पे जा सकते हैं। मुस्लिम women also deserve some reservation। एक हवा ये भी बन गई कि शायद अब रिजर्वेशन मिल ही नहीं पाएगा। मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ, ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि 29 के इलेक्शन में महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टिकोण में। जैसा कि आपको पता है कि दृष्टिकोण में हम किसी खास मुद्दे पर या विषय पर विकास सर से सवाल करते हैं और वो हमें बड़ी ही आसान भाषा में जवाब देते हैं। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी साइंटिफिक टेम्पर की, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की, और वो बातचीत बहुत ही रोचक रही थी। अब आज हम बात करने वाले हैं वुमेन रिजर्वेशन पर और उसके साथ ही परसीमन पर। तो नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार। सर, अभी हाल में हमने देखा संसद ने एक स्पेशल सेशन बुलाया और उसके बाद पता चला कि एक संविधान संशोधन करने के लिए बिल आया है, साथ में 2 बिल और आए हैं। और इसके बाद होता ये कि उस पर चर्चा होनी शुरू होती है और हमें पता चलता है कि 2029 में जो चुनाव होने वाले हैं, तो लोकसभा में 1/3 महिलाओं को रिजर्वेशन मिल जाए, उसके लिए ये सब कुछ हो रहा था। अब 2 दिन तक डिबेट तो हो गई, लेकिन बाद में पता चला बिल पास ही नहीं हुआ। तो जब बिल पास नहीं हुआ तो सरकार ने ये कहना शुरू किया कि जो विपक्ष है उसने महिलाओं को 1/3 जो हक उनका मिलना चाहिए था वो मिलने नहीं दिया। अब दूसरी तरफ विपक्ष इसमें ये कह रहा है कि सरकार महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन के साथ या संघीय ढांचे के साथ खिलवाड़ कर रही थी और दक्षिण के जो राज्य हैं इससे उनको नुकसान होने वाला था। तो यहाँ पे सर, आम जो लोग हैं उनके लिए संघीय ढांचा या हम कहें परिसीमन, ये वो प्रश्न है या ये वो शब्द हैं आसानी से समझ में आते नहीं हैं। अब चूंकि आप यूपीएससी के विद्यार्थियों को कई सालों से संविधान पढ़ा रहे हैं, तो हमारे लिए ये बड़ा आसान हो गया कि हम आपसे ही पूछ लें और लोगों को पता चल जाए कि आखिर ये हैं क्या और इनका मतलब क्या है, ये पूरा मुद्दा ही क्या है। तो मुझे लगा कि हम सब मिल के आएँ और आपसे आज बात करें, तो इसीलिए सर हम आपके सामने हैं। नहीं, बढ़िया बढ़िया, पूछिए, जितना पूछना है पूछिए। और सर, इसी के साथ ही एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा दर्शकों के लिए कि दरअसल हमारे ऑफिस एरिया में कुछ बदलाव चल रहे थे, तो उस बदलाव की वजह से आज जब हम आपके सामने हैं दृष्टिकोण में, तो एक अलग अंदाज में है। लेकिन बात यह है कि अंदाज भले हमारा बदल गया है, ये दृष्टिकोण वही है और ये प्रोग्राम भी वही है और मुद्दे भी हर बार इसी तरह से आगे भी आते रहेंगे। तो सर, शुरुआत करते हैं शुरू से ही कि सर, संसद में यह सेशन बुलाया ही क्यों गया और क्या यह जो संसद में सेशन बुलाया गया है, ये प्रक्रिया सही थी? क्या ये टाइमिंग सही थी? 3 सवाल इसमें हैं। पहला तो सेशन क्यों बुलाया गया, दूसरा प्रक्रिया सही थी, तीसरा टाइमिंग सही थी। तो टाइमिंग विपक्ष के हिसाब से गलत थी क्योंकि तमिलनाडु और बंगाल में चुनाव चल रहे थे। तो उनका मानना है कि ऐसे टाइम पे आपने सेशन बुलाया, मीटिंग बुलाई कि हम इलेक्शन में ध्यान दें या यहाँ ध्यान दें, तो वो उनके हिसाब से गलत था। पर हाँ, लीगली ठीक था। लीगली तो सरकार को हक है कि बुलाई सकती है मीटिंग। प्रक्रिया सही थी यानी प्रक्रिया लीगली सही थी क्योंकि जो बजट सेशन खत्म हो जाना चाहिए था, अगर आपको ध्यान हो 2 अप्रैल को बजट सेशन की आखिरी मीटिंग जब हुई तो उसको समाप्त नहीं किया गया, प्रोरोग नहीं किया गया उसको। उसे 16 अप्रैल तक के लिए केवल एडजर्न किया गया था, जिसका मतलब था कि एक मीटिंग वहाँ पर होने वाली है। तो वो इसलिए किया कि अगर सेशन समाप्त कर देंगे तो स्पेशल सेशन बुलाना पड़ेगा, फिर राष्ट्रपति से नोटिस जारी होगा, फिर राष्ट्रपति भाषण देंगे, उसमें वो सब बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आसान रखने के लिए बजट सेशन को ही एक्सटेंड करके एक 3 दिन की मीटिंग बुलाई गई। तो लीगली प्रक्रिया सही है, लीगल तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि जब संविधान संशोधन इतना बड़ा करना है तो बेहतर होता कि विपक्ष को पहले से पता होता कि क्या प्रस्ताव आने वाला है। बेहतर होता कि सर्वदलीय एक बैठक होती, सब लोग सहमति बनाते। अगर बन पाए सहमति तो उससे अच्छी क्या बात है। और बेहतर होता कि एक संयुक्त समिति बनती, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती या सिलेक्ट कमेटी होती, जो उस बिल के प्रावधानों पर विचार करके सबकी सहमति बनाने की कोशिश करने के बाद अगर बिल आता पार्लियामेंट में तो बेहतर होता। दूसरा आपका सवाल ये है कि ये सेशन हुआ ही क्यों। हुआ ये कि 2023 में आपको ध्यान होगा कि एक नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो कि दरअसल संविधान का 106वां संविधान संशोधन था, वो पास हुआ था।
उसमें प्रावधान ये था कि उस अधिनियम के पास होने के बाद, अधिनियम मतलब एक्ट, जहाँ मैं भारी भरकम हिंदी बोलूँ या भारी भरकम अंग्रेजी बोलूँ, आप मुझे टोक देना, मैं दोनों भाषाओं का इस्तेमाल कर दूंगा, ठीक है। उस एक्ट में प्रावधान ये था कि उस एक्ट के लागू होने के बाद जो पहला सेंसस होगा, उस सेंसस के बेस पे डिलिमिटेशन होगा। उस डिलिमिटेशन का मोटा मोटा मतलब है कि सीटें कितने कितने एरिया में है फिक्स किया जाएगा। इस पर हम विस्तार में बात करेंगे आगे चल के, ठीक है। तो उस डिलिमिटेशन के बाद महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। मेरे ख्याल से 2023 में सरकार के मन में ये था कि हम 25-26 में सेंसस पूरा कर लेंगे। सेंसस पूरा होने के बाद बहुत ताकत लगाएं तो 2 साल में डिलिमिटेशन हो सकता है, वरना आमतौर पर 3-4 साल लग जाते हैं। तो मेरे ख्याल से उनके मन में था कि 28 तक डिलिमिटेशन हो जाएगा और 29 से हम जो ये आरक्षण है लागू कर देंगे। आपको ध्यान होगा कि 2025 में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके कुछ दिन पहले, यानी कि पहलगाम घटना और ऑपरेशन सिंदूर के बीच में, सरकार ने अचानक घोषणा की कि हम जो सेंसस है उसमें जाति जनगणना भी करेंगे। ये डिमांड कांग्रेस की तरफ से बहुत दिनों से थी, इंडिया गठबंधन की तरफ से थी। 2024 के लोकसभा चुनावों में ऐसा माना जाता है कि सरकार को बहुत नुकसान हुआ ओबीसी समुदाय की ओर से, उत्तर प्रदेश में खास तौर पर, क्योंकि विपक्ष ने, चाहे वो राहुल गांधी हों चाहे फिर अखिलेश यादव भी हों, संविधान खतरे में है इस बात को बहुत उछाला, और ये भी कि ओबीसी जातियों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है इस सरकार की वजह से, तो जाति जनगणना होनी चाहिए। ये मुद्दा इतना उठाया कि अंत में सरकार को हाँ बोलना पड़ा। हाँ बोला ऐसे समय में कि लगे कि सरकार का अपना निर्णय है, लेकिन माना जाता है कि वो उसे दबाव में उन्होंने हाँ बोला। अब जैसे ही कहा कि जनगणना में जाति जनगणना भी होगी, तो ये मामला लंबा हो गया, क्योंकि हज़ारों जातियां हैं। 2011 में आपको आइडिया होगा कि 1931 के बाद से जाति जनगणना हमारे देश में हुई नहीं है। 2011 में दरअसल एक बार जाति जनगणना हुई थी हमारे देश में, उसको SECC बोलते हैं, सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, जो अलग से हुआ था, जनगणना के थोड़ा अलग हुआ था, लेकिन उसी समय हुआ था। उसमें यह था कि लोगों से पूछा कि आपकी जाति कौन सी है, उनको आंसर देना था। अब वो आंसर्स इतनी वैरायटी के थे कि उसको क्लासीफाई करना, स्टैंडर्डाइज करना इतना मुश्किल हो गया कि अंत में वो डेटा आज से रिलीज़ हुआ ही नहीं। विपक्ष कहता है कि बीजेपी ने जानबूझ के रिलीज़ नहीं किया। बीजेपी की सरकार ने कहा कि वो डेटा इतना स्कैटर्ड है कि रिलीज़ कर ही नहीं सकते, उसमें लाखों गलतियां हैं। इस बार ऐसी गलतियां ना हो, इसके लिए क्या ज़रूरी है कि हर एरिया में कौन कौन सी जातियाँ हैं, कौन सी उपजातियाँ हैं, कौन सा सरनेम कौन सी जाति से लिंक होता है, इस सब पे पहले खूब काम कर लिया जाए, ताकि जब कोई व्यक्ति अपनी जाति का नाम बताए तो क्लासिफिकेशन, सब क्लासिफिकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन में दिक्कत ना हो। कम से कम 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल प्रोसेस डिले हो गया। अब डिले हो गया तो इसका मतलब ये है कि 2029 के इलेक्शन तक इस सेंसस के बेस पर डिलिमिटेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेंसस का डेटा फिल्टर होके 2028 में ही आ पाएगा। 28 में आने के बाद डिलिमिटेशन कमीशन कितनी भी ताकत लगाए, 29 के चुनाव जो कि अप्रैल महीने में होने हैं, उससे पहले हो नहीं पाएगा। तो जो संविधान संशोधन 2023 में इसी सरकार ने किया, उसी की जो शर्त लिखी है, आर्टिकल 334A बनाया था उन्होंने, पूरी नहीं हो पाएगी। तो मेरे ख्याल से सरकार को ये लगा कि अब क्योंकि हम कर नहीं पाएंगे, तो या तो 2034 का इंतज़ार करें। मुझे लगता है कि मोदी जी के मन में ये है कि मेरे सामने ही हो जाए, और शायद 2029 के बाद वो पॉलिटिक्स में एक्टिव रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, वो भी एक सवाल तो है, क्योंकि 29 से 34 का मतलब है उनकी उम्र 84 साल होगी 34 में। तो मेरे ख्याल से उनके मन में ये है कि ये एक बड़ा काम मेरे समय में हो, मेरे सामने हो, मेरे हाथों हो, उसका श्रेय मुझे मिले, इसलिए 29 में ही किसी न किसी तरह से महिला आरक्षण लागू हो। ये उनकी कोशिश थी, सफल नहीं हो पाई, और सफल नहीं होने में जिम्मेदारी सरकार की भी ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि विपक्ष की जिम्मेदारी है। लेकिन सर यहाँ पे अगर हम इसी बात को आगे बढ़ाएं तो ये समझ में आता है कि सरकार को पता होता है कि उसके समर्थन में कितने लोग हैं, कितने लोग नहीं हैं। तो जब यह बिल वो लेके आ रहे थे, अब संविधान संशोधन था, तो वो लाए ही क्यों, अगर उनको पता तो रहा ही होगा कि ये पास नहीं हो पाएगा, वोट उतने नहीं मिल पाएंगे। नहीं, तो 2023 में भी उनके पास इतना बहुमत नहीं था कि संविधान संशोधन करवा सके। उस समय लोकसभा में मेरे ख्याल से 456 मेंबर्स ने वोटिंग की,
जिनमें से केवल 2 ने विरोध में वोटिंग की। राज्यसभा में शायद 212 या 214 मेंबर्स ने वोटिंग की, एक भी विरोध में वोट नहीं पड़ा, क्योंकि बिल ऐसा था कि विरोध करने की वजह नहीं थी। लोकसभा में केवल 2 लोगों ने विरोध किया, AIMIM के दोनों लोग थे, जिसमें एक ओवैसी साहब थे, उनके दूसरे साथी महाराष्ट्र थे। उनका एक ही ग्राउंड था कि इसमें मुस्लिम महिलाओं का आरक्षण शामिल नहीं, तो हम विरोध करेंगे। बाकी पूरी संसद में किसी ने विरोध नहीं किया। तो सरकार के पास उतना बहुमत है या नहीं, ये केवल इस बात से तय नहीं होता कि आपके पास कितने लोग हैं। आपका बिल अगर ऐसा है जिस पर विपक्ष को हाँ करना ही पड़ेगा, सहमति की गुंजाइश बनाई गई है, तो सहमति बन जाती है। इस बार सहमति गुंजाइश नहीं बनी, तो फिर विपक्ष ने विरोध कर दिया। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार जानती थी कि पास नहीं हो पाएगा, वो चाहती भी थी कि पास ना हो, केवल एक नैरेटिव बन जाए कि हमने बहुत कोशिश की, विपक्ष ने नहीं होने दिया, और इसका इलेक्टोरल बेनिफिट इलेक्शंस के समय जो मिल सकता है वो हम उठा लें। नैरेटिव है। अब उस पार्टी के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण 3-4 लोगों ने आपस में क्या सोचा बंद कमरे में, तो ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं, पर एक व्याख्या है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। तो 2023 में जब महिला आरक्षण के लिए बिल पास हो चुका था, तो उसके बाद फिर ये क्या ज़रूरत पड़ी कि फिर से संविधान संशोधन करना है और उसके लिए ये सब कर रहे हैं, ये सारी बातें जो मीडिया में आई? उसी गलती की वजह से 2023 में जो संविधान संशोधन हुआ, उसमें एक तो था, अगर आप संविधान पढ़ते हैं तो उसमें जो आर्टिकल्स हैं सामाजिक वर्गों के लिए प्रावधान, जो आर्टिकल 330 के बाद शुरू 342 तक जाता है, उसी हिस्से में संशोधन हो गए थे। तो 330A, 332A, 334A और एक दिल्ली वाला जो 239AA है, उसमें संशोधन हुआ। बाकी संशोधन सामान्य थे। एक ये था कि 1/3 सीटें महिलाओं के लिए होंगी लोकसभा में। 332A में क्या कर दिया, विधानसभाओं में भी होंगी। दिल्ली वाले में 239AA में क्या कर दिया कि दिल्ली में भी होंगी। ठीक है, तो नॉर्मल बात है। पर आर्टिकल 334A जो उन्होंने जोड़ा, उसमें खुद एक ऐसी बात लिखी जिसकी वजह से फिर से उनको एक कोशिश करनी पड़ी। उसमें क्या लिखा था, ये महिला आरक्षण कब से लागू होगा? नंबर 1, इस अधिनियम के पास होने के बाद जो पहला सेंसस होगा, उस सेंसस के बाद जो डिलिमिटेशन होगा, उस डिलिमिटेशन के बाद जो इलेक्शंस होंगे, वहां से लागू होगा। ये उसमें लिखा हुआ है, 334A में लिखा हुआ। अब दिक्कत है, जब आपने लिख दिया संविधान में, तब आपके मन में ये था कि 29 से पहले सब कुछ हो जाएगा। फिर कास्ट सेंसस बीच में आ गया। कास्ट सेंसस आते ही मामला डिरेल हो गया। अब 29 से पहले किसी भी हालत में 99.9% ये है कि नहीं हो सकता डिलिमिटेशन। अब भूतपूर्व कुछ हो जाए कि 24 घंटे काम चल रहा है और बहुत बड़ी टीम बिठा दी, तो पता नहीं हो भी जाए, मेरे ख्याल से तो संभव नहीं है। अब 2 ही रास्ते बचेगी, या तो 34 में करें, और 29 में ही करना है तो आर्टिकल 334A में संशोधन करके ये हटाना पड़ेगा कि उस अधिनियम के पास होने के बाद के सेंसस और डिलिमिटेशन के बाद होगा। उसको हटाना जरूरी था। और यदि आपने संविधान पढ़ा है तो संविधान में आर्टिकल 82 में डिलिमिटेशन का बहुत विस्तार में जिक्र है। वहां भी लिखा हुआ है कि 2026 के बाद को जो पहला सेंसस है, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा। ये कुछ प्रावधान ऐसे थे जो सरकार को परेशान कर रहे थे। तो सरकार की इच्छा थी कि इन सब को अमेंड करके 2011 के सेंसस के बेस पे डिलिमिटेशन करें और 2029 के चुनाव में 1/3 महिला आरक्षण दे दें। ये कोशिश थी, पर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला था। बेहतर होता कि देश को विश्वास में लेके, विपक्ष को विश्वास में लेके, क्योंकि अगर आपकी बात में वजन है तो विपक्ष क्यों मना करेगा? 2023 में जब पूरी संसद ने ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित किया, केवल 2 लोगों को छोड़ के, अब भी ऐसा हो सकता था। इसका मतलब ट्रस्ट डेफिसिट था। विश्वास बनाने में, भरोसा कायम करने में हमने कुछ कमी की। अगर हमारी बात में वजन होता और बात ठीक से रखी जाती तो विपक्ष क्यों मना करता? उसको भी तो कल को इलेक्शन में जाना है, कल को जवाब देना ही जनता के सामने, तो वो क्यों ऐसा काम करता? तो यहाँ पे एक बात ये भी समझ में आ रही है कि थोड़ी सी जल्दबाजी भी थी, लग रही थी। जल्दबाजी थी या स्ट्रेटेजी थी कि अचानक लाएंगे, विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा तो सारा श्रेय हमें मिलेगा, बातचीत कर लेंगे तो श्रेय बढ़ जाएगा। तो कई बार राजनीतिक दल राजनीति ना करे, ये तो उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका नाम ही राजनीतिक दल है। तो सो पॉलिटिकल पार्टी डज पॉलिटिक्स, इट्स फाइन। पर कई बार क्या होता है, उस पॉलिटिक्स में हम कुछ ऐसी चीज़ें कर बैठते हैं कि वो रिजल्ट आ ही नहीं पाता जिसका श्रेय लेने के लिए हम परेशान हो रहे थे।
सर मेरा भी एक सवाल है, लेकिन आप हालांकि उसका जवाब दे चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगी कि जब 2023 में ऑपोजिशन ने पूरा समर्थन किया था, तो अब ऐसा क्या हो पड़ा कि ऑपोजिशन मतलब एकजुट होकर पूरा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठ गई? थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। एक शब्द है परिसीमन या डिलिमिटेशन। इसका बेसिक मतलब ये होता है, हमारे संविधान में आर्टिकल 82 और 170 में इसका विस्तार में जिक्र है, थोड़ा बहुत 81 से लिंक होता है। इसका मतलब यह है कि देखिए, लोकतंत्र का थोड़ा सा लंबा उत्तर देना पड़ेगा ताकि आपके सवाल तक पहुंच सकूं, वरना समझना मुश्किल होगा। संविधान जब शुरू हुआ उस समय देश की आबादी बहुत कम थी, लगभग आप मान लीजिए कि 30-40 करोड़ के आसपास रही होगी मेरे ख्याल से। मोटा मोटा तय हुआ कि 10 लाख की आबादी पर लोकसभा की एक सीट होनी चाहिए। तो उस समय लगभग 491 सीटें मेरे ख्याल से, पहले हमारे जो 490 के आसपास सीट, दो कमियां ज़्यादा रही होंगी, जो पहला चुनाव 1951 में हुआ उतनी सीटें थी लगभग। कहीं कहीं जनसंख्या कम थी तब भी सीट दी गई ताकि उनको ये ना लगे कि हमारा प्रतिनिधित्व नहीं, रिप्रेजेंटेशन नहीं है। एक सिस्टम बनाया गया कि हर 10 साल में जनगणना होगी, सेंसस होगा। सेंसस के बाद एक कमीशन बनाएंगे, डिलिमिटेशन कमीशन, जिसका काम ये देखना है कि क्या लोकसभा और विधानसभाओं की सीटें बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके दो पर्पसेस थे। जैसे मान लीजिए कि बिहार की आबादी 20 लाख बढ़ गई और गुजरात की आबादी 10 लाख बढ़ी है, तो गुजरात में 1 सीट और बढ़ जाएगी, बिहार में 2 और बढ़ जाएंगी। यानी हर राज्य में बराबर आबादी को एक एक लोकसभा सीट मिलनी चाहिए ताकि हर नागरिक का बराबर महत्व रहे। दूसरा, मान लीजिए कि बिहार में जनसंख्या तो बड़ी 20 लाख, तो 2 सीट एक्स्ट्रा मिल गई, वो तो एक अलग बात है। लेकिन अलग अलग लोकसभा सीटों में कहीं आबादी ज़्यादा बढ़ गई, कहीं कम बढ़ी, तो एक ही राज्य की विभिन्न सीटों के बीच में थोड़ा सा रेखाएं अलग खींचनी पड़ेंगी ताकि लगभग बराबर लोग हर सीट पर हों। 10 लाख यहाँ हैं तो 10 लाख यहाँ भी हैं। आप कौन से राज्य से हैं? सर उत्तराखंड। उत्तराखंड से, है ना। तो टिहरी में अगर 10 लाख की आबादी है तो पौड़ी गढ़वाल में भी 10 लाख की आबादी होनी चाहिए, ये भी करना पड़ेगा, है ना। तो इन दोनों प्रिंसिपल्स को आर्टिकल 81 में लिखा गया है। अब संविधान लागू होने के बाद हुआ क्या, 51 के इलेक्शन के बाद जब 57 का इलेक्शन हुआ तो 51 के सेंसस के बेस पे देखा गया कि आबादी बढ़ गई है, तो 5 सीटें बढ़ गई, लगभग 494 के आसपास हो गई। 61 के सेंसस के बाद जब काउंट किया तो 494 से बढ़कर सीटें 522 हो गई। कुछ राज्यों को लगने लगा कि ये तो हमारे से बड़ा गलत हो रहा है, क्योंकि दक्षिण में उस समय पॉपुलेशन थोड़ी स्लो बढ़ रही थी, नॉर्थ में बहुत फास्ट बढ़ रही थी। तो दक्षिण के राज्यों को लगा कि ऐसे चलता रहा तो हमारा तो जो प्रतिनिधित्व है लोकसभा में, विधानसभा से दिक्कत नहीं क्योंकि राज्य के अंदर का मामला है, पर लोकसभा में हमारे राज्य की सीटें कम अगर हो गई तो कोई सेंट्रल लेजिस्लेशन, केंद्रीय अधिनियम बनाने की शक्ति हमारी कम हो जाएगी। तो विरोध होना शुरू हुआ। इधर 1967 के आसपास कांग्रेस कमज़ोर हुई। सेंट्रल जो गवर्नमेंट थी, पहली बार उसको अन्य पार्टियों के सहयोग की ज़रूरत पड़ी। तब डीएमके ने सहयोग किया उसको, इंदिरा गांधी जब पीएम बनी थी 69 में, विशेष रूप से जब मोरारजी देसाई एंड ग्रुप इंदिरा गांधी से अलग हुए तो इंदिरा गांधी की सरकार 69 से 71 तक चल पाई डीएमके और सीपीएम के सहयोग से। तो उस समय दबाव और बढ़ने लगा। 71 में इंदिरा गांधी बहुत बड़े बहुमत से इलेक्शन जीती। सेंसस हुआ, क्योंकि संविधान में लिखा था कि हर 10 साल के सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होना ही है, तो डिलिमिटेशन भी हुआ 1973 में। 522 से बढ़कर सीटें 542 हो गई और बाद में सिक्किम की एक वो जुड़ी 543 हो गई। पर दबाव ठीक ठाक बढ़ रहा था दक्षिण भारत की ओर से। जब इमरजेंसी लागू हुई तो 42वां संशोधन आपने पढ़ा है कि देश का सबसे बड़ा संशोधन है। उसमें इंदिरा जी की सरकार एक प्रावधान ये भी लेके आ गई कि भाई अगले 25 साल तक, यानी कि 2001 तक जो भी सेंसस होंगे तब तक डिलिमिटेशन नहीं होगा। 2001 के बाद होने वाले सेंसस के बेस पर डिलिमिटेशन करेंगे। पर्पस था कि जब तक नॉर्थ की पॉपुलेशन स्टेबलाइज ना हो जाए तब तक के लिए पोस्टपोन कर दें, ये विरोध कम हो जाए। कहने वाले ये भी कहते हैं कि इंदिरा गांधी जी को इमरजेंसी में लग गया था कि नॉर्थ इंडिया उनको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उनके खिलाफ पूरा आंदोलन नॉर्थ में हुआ था। जयप्रकाश नारायण बिहार में थे
और बिहार उत्तर प्रदेश पूरा उनके खिलाफ हो गया था, गुजरात उनके खिलाफ हो गया था, दक्षिण में ही थोड़ा समर्थन बचा था। तो कहने वाले कहते हैं कि उनके मन में ये भी था कि दक्षिण की सीटें और कम हो गई तो मेरे वापस आने की संभावना और कम हो जाएगी। और इंटरेस्टिंग बात है कि 1977 के इलेक्शन में नॉर्थ में उनका सुपड़ा साफ हो गया था। उत्तर प्रदेश में 85 सीटें थी, उनमें से 0 सीट्स मिली थी उनको उस समय। पर दक्षिण भारत में उनकी सीटें फिर भी बनी रही थी क्योंकि दक्षिण की पार्टी से उनका संबंध ठीक था। अब इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या थी मुझे नहीं पता, लेकिन जो बताया गया कारण वो था कि जनसंख्या का स्थिरीकरण या स्टेबिलाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन इन नॉर्थ हैज़ टू टेक प्लेस येट। 2001 आ गया, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस समय एनडीए की सरकार थी। अब सवाल था कि क्या 2001 के सेंसस के बेस पे डिलिमिटेशन फिर से करें। दक्षिण का बहुत विरोध था, 24 पार्टियों की मिलीजुली सरकार थी, दक्षिण की पार्टियां भी शामिल थी, AIADMK वगैरह उसमें साथ में थे उस समय। तो यही सोचा कि झगड़ा मोल लेना ठीक नहीं है, चुपचाप फिर से एक संविधान संशोधन विधेयक आया, 84th अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं, 2001 की बात है। अरुण जेटली उस समय विधि मंत्री थे, लॉ मिनिस्टर थे। उन्होंने क्या प्रपोज किया लोकसभा में कि पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन जो उत्तर भारत में होने की उम्मीद थी 25 साल में, वो अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए बेहतर होगा कि 25 साल के लिए इसको फिर से पोस्टपोन कर देते हैं। सबने सहमति कर दी, 84th अमेंडमेंट से 25 साल के लिए हट गया और 2026 ले दिया कि 2026 के बाद होने वाले सेंसस का जब तक डेटा नहीं आता। दिमाग में क्या था 2031, क्योंकि 26 में सेंसस तो होता नहीं है, वो तो कोविड की वजह से 26 में सेंसस हो रहा है, वरना 26 में कहाँ होता सेंसस। तो दिमाग में था कि 2031 के बाद देखेंगे। पर फिर साथ में ये हुआ कि भाई ठीक है, अलग अलग राज्यों की सीटें तो बाद में बांटेंगे ताकि तमिलनाडु और बिहार में झगड़ा ना हो। पर अगर बिहार के अंदर या तमिलनाडु के अंदर अलग अलग सीटों में जनसंख्या कम ज़्यादा हो गई है, उसको तो ठीक कर ही सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। तो 84th अमेंडमेंट में ये लिख दिया कि भाई 2 काम कर लेते हैं, बाकी नहीं करेंगे। राज्यों की सीटें कितनी कितनी हैं वो फिक्स रहेगा, उसको चेंज नहीं करेंगे। पर राज्य के अंदर जो सीटें हैं उनकी पॉपुलेशन इक्वल कर लें, बेशक वो 15 लाख है, बेशक 18 लाख है, बेशक 20 लाख है, पर इक्वल कर लेते हैं। तो डिलिमिटेशन लिमिटेड फॉर्म में कर लेते हैं, ये 84th अमेंडमेंट से हुआ। और SC ST की अगर पॉपुलेशन बढ़ गई है तो उनकी सीट्स को उस प्रपोर्शन में एडजस्ट कर लेते हैं हर स्टेट में, ये सहमति बनी, वो हो गया। 91 के सेंसस के बेस पे होना था। फिर 1 साल बाद सबको लगा कि जब 2001 का सेंसस हो ही गया है तो क्यों ना उसी पे कर लें। 87th अमेंडमेंट हुआ उसके 2 साल बाद, और उसमें कहा कि ये सब करेंगे लेकिन 2001 के सेंसस पे कर लेते हैं। सब सहमत हो गए, इसमें कोई क्यों विरोध करेगा। फिर कुलदीप सिंह जस्टिस से उनकी अध्यक्षता में आयोग बना, 2008 तक डिलिमिटेशन हुआ। और अभी का स्टेटस क्या है 2008 से, हर राज्य के अंदर डिलिमिटेशन हो जाता है 2001 के बेस पे, पर अलग अलग राज्यों की सीटों का बंटवारा जो होगा वो 1976 के बाद से नहीं हुआ, यानी कि 1971 के सेंसस के बेस पे जो हुआ तो उसके बाद से नहीं हुआ है। अब जो हमारा सवाल है वो ये कि जो इतना तामझाम हुआ, जो विपक्ष इतना नाराज़ हुआ, विपक्ष क्यों नाराज़ हुआ। 2023 में सरकार ने इतना ही कहा कि इसके बाद जो सेंसस होगा, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगा, उसके बेस पे महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। किसी को दिक्कत नहीं थी, क्यों, क्योंकि सबको पता है कि ये चीज़ें जब होंगी तो उस समय डिस्कशंस होंगे ही और सारे रास्ते बनेंगे। डिलिमिटेशन जब भी होगा सबकी सहमति से होगा, सबको ये विश्वास था ही। और सबके मन में क्या था कि 26-27 का सेंसस जो होगा उसके बेस पे अगर होगा भी डिलिमिटेशन तो 29 में नहीं, शायद उसके बाद के इलेक्शंस में होगा, या 29 में होगा तो उस समय डिलिमिटेशन कमीशन के गठन के समय हम बात करेंगे। अब सरकार ने अचानक क्या कहा कि हम डिलिमिटेशन करेंगे, और डिलिमिटेशन करेंगे 2011 के सेंसस के बेस पे करेंगे। यहाँ तक भी ठीक था, यहाँ तक भी किसी को दिक्कत नहीं है, कह भले रहे हो, दिक्कत यहाँ तक है नहीं। पॉइंट ये है कि डिलिमिटेशन किस बेस पे होगा, जनसंख्या के आधार पे होगा या किसी और आधार पे भी होगा। अगर सिर्फ जनसंख्या के आधार पे हुआ तो दक्षिण भारत की सीटें लोकसभा में जो अभी 24% हैं वो लगभग 19 से 20% के बीच में आ जाएंगी। तो सरकार ने संसद में, लोकसभा में, मोदी जी ने भी और अमित शाह जी ने भी खुल के ये कहा कि नहीं, हम ये नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं कि हर राज्य की सीट 50% बढ़ा देते हैं, जहाँ 28 हैं आप 42 कर लेते हैं, है ना।
जैसे तमिलनाडु की 39 हैं, अब 39 तो राउंड फिगर में तो 50% बढ़ नहीं सकती हैं, तो 58.5 आती है, तो 59 कर लेते हैं। केरल में 20 हैं, राउंड फिगर में 30 कर लेते हैं। 28 शायद आंध्र प्रदेश में है तो 42 कर लेते हैं। जहाँ राउंड फिगर में नहीं है वहाँ एक एक्स्ट्रा दे देंगे, मतलब आधी एक्स्ट्रा दे देंगे, कम नहीं करेंगे, ये कहा। और 23.76% जो भी दक्षिण का प्रतिनिधित्व है लोकसभा में, वो 23.89% हो जाएगा, बढ़ के 129 सीटें बढ़ के 195 हो जाएंगी। ये सब डेटा गृह मंत्री ने संसद में दिया। पर सवाल है कि ये आंकड़े और ये गारंटी कि हर स्टेट में 50% सीटें बढ़ेंगी, ये किसी भी बिल में लिखा हुआ नहीं था। 3 बिल आए थे, न संविधान संशोधन बिल में लिखा था, न डिलिमिटेशन बिल में लिखा था, न यूटी उसमें होने का मतलब भी नहीं था। केवल मौखिक आश्वासन था कि हम कह रहे हैं तो हमारी बात मान लो, और विपक्ष कहता कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे। ट्रस्ट डेफिसिट, भरोसे की कमी, कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं, होम मिनिस्टर कह रहे हैं, पर विपक्ष कह रहे हैं कि ना, अगर ऐसे ही तो लिख के दे दो। कुछ संविधान विशेषज्ञों ने कहा कि लिख के दिया ही नहीं जा सकता ऐसा। तो मेरी समझ ये है कि लिख के दिया जा सकता है। और आपको ध्यान होगा कि जब ये बिल गिरने वाला था उस समय होम मिनिस्टर ने घोषणा की, आप मुझे 1 घंटे का टाइम दीजिए, हम रिवाइज बिल आपके सामने पेश करते हैं, उस पर संख्या लिखी होगी। तो सवाल है कि जब वो उस समय कह सकते थे कि हम रिवाइज बिल ले आएंगे, उसमें संख्या लिखी होगी, तो ऐसा बिल तो पहले भी आ सकता था। मेरे ख्याल से ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से दिक्कत हुई। और अगर बिल में शुरू से संख्याएं लिखी होती, ये एक वाक्य लिखा होता सिर्फ कि दिस डिलिमिटेशन विल नॉट टेक प्लेस ओनली ऑन द बेस ऑफ पॉपुलेशन, इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ ए सिंपल फॉर्मूला, 50% सीट्स विल बी एडेड टू एवरी स्टेट। हर राज्य में 50% सीटें बढ़ा दी जाएंगी, और जो सीटें बढ़ी वो सारी सीटें बढ़ के कितनी हो जाएंगी, 273 हो जाएंगी। उतनी ही सीटों पर महिला आरक्षण हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। तो मेरी स्पष्ट मान्यता है कि विपक्ष के विरोध का 90% से ज़्यादा वजह सिर्फ ये है कि जो आश्वासन मौखिक दिया गया वो कहीं लिखा नहीं हुआ था, और मौखिक बात पर संविधान का संशोधन कर देना ये मेरे ख्याल से विपक्ष के लिए भी बहुत आसान बात नहीं थी। मैं भी होता उनकी जगह शायद सहमत ना होता, क्योंकि बिना लिखित बात के तो कैसे आप इतनी बड़ी बात मान लेंगे। और बाई चांस बाद में कोई परिवर्तन हो गया तो ये नेता अपने राज्य में क्या मुंह दिखाएंगे जनता को? उनके भी तो एक क्राइसिस था ना उनके सामने भी। तो आपकी बहुत लंबा उत्तर मैंने दिया, लेकिन एक वाक्य में कहूँ तो उसका सार ये है, ट्रस्ट डेफिसिट सरकार और विपक्ष के बीच में अगर संवाद ठीक से होता, पहले बैठक हो जाती 1-2 बार, सर्वदलीय बैठक बुला के बात समझा दी गई होती, विपक्ष कहता कि लिखित रूप में लाओ, और लिखित रूप में ले आते उस बात को, तो कोई दिक्कत नहीं थी। जितने बहुमत से पहले पारित हुआ था, मेरे ख्याल से उतने ही बहुमत से इस बार भी संविधान संशोधन आराम से होता, कोई दिक्कत ना होती। नॉर्मली हम कुछ सामान भी खरीदते हैं ना, तो कोई वारंटी की बात करता है तो हम कार्ड तो मांगते ही हैं, तो वो मुझे ध्यान आ गया अचानक बस से। वही मामला है कि सरकार ने कहा कि गारंटी हमारी बात में मान लो, विपक्ष ने कहा कि लिख के दो गारंटी भाई, यही अंतर है सारा। सर, एक इसी से बात ये भी आई कि जैसे कि कहा गया ना कि सीटें इतनी बढ़ा देंगे, तो क्या ये बात सरकार तय करती है या फिर परिसीमन आयोग तय करता है कितनी सीट होनी चाहिए? ये समझ में नहीं आया है। परिसीमन आयोग तो तय करता है अगर पॉपुलेशन के बेस पे करना है। सेंसस का डेटा आ गया, वो उनको दे दिया, सेंसस के बेस पे कहाँ कहाँ कितनी कितनी सीटें बढ़नी हैं उसके बेस पे वो हो जाएगा। तो डिलिमिटेशन कमीशन ही तय करता है। पर डिलिमिटेशन कमीशन जब बनता है तो एक एक्ट पास होता है, मतलब बिल पास होता है, उसमें टर्म्स कंडीशंस लिखी होती है कि डिलिमिटेशन कमीशन किस तरह से काम करेगा। इस मामले में सरकार को संविधान संशोधन में इस बात का जिक्र कर देना चाहिए था कि जब तक 2051 के बाद का पहला सेंसस ना हो जाए, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि 26 के बाद फिर 25 साल बढ़ाएंगे तो 51 आ जाएगा, कि जब तक 2051 के बाद का पहला सेंसस ना हो, उस पर बेस्ड डिलिमिटेशन ना हो, तब तक 1971 के आधार पर हुए डिलिमिटेशन में प्रत्येक राज्य की सीटों को 50% बढ़ाया जाएगा, ऐसा लिख सकते थे। और डिलिमिटेशन कमीशन को भी ये कहा जा सकता था कि जो पॉइंट 1 है कि पॉपुलेशन के हिसाब से आपको हर राज्य की सीटें तय करनी है, वो आपको नहीं करना है। राज्य की सीटें जो अभी हैं उसी को 50% बढ़ा देना है, लेकिन जो इंटरनल सीटें हैं वो आपको बतानी है कि महिला सीट कौन सी होगी, एससी सीट कौन सी होगी, एसटी कौन सी होगी, और कितने कितने एरिया में कौन सी सीट होगी, ये आपको बताना है।
वो आपस में कोऑर्डिनेट हो जाता। जो परिसीमन आयोग है, डिलिमिटेशन कमीशन, वो करता है। जैसे मान लीजिए कि तमिलनाडु में 39 से बढ़ के 59 सीटें होंगी, तो 59 सीटों का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना कितना होगा, कितनी कितनी आबादी आएगी, बराबर आबादी सब में आनी चाहिए, ये तय करना काम डिलिमिटेशन कमीशन का होगा। उनमें से कौन सी सीटें एससी की हैं, कौन सी एसटी की हैं, कौन सी जनरल हैं, फिर जनरल में और एससी और एसटी में कौन सी महिला सीटें हैं, ये तय करने का काम डिलिमिटेशन कमीशन करता है। सर मेरे दो सवाल है। हम पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की बात कर रहे थे, तो क्या 25 इयर्स का टाइमलाइन एक रीजनेबल टाइमलाइन है ये डिसाइड करने के लिए कि नॉर्थ के स्टेट्स पॉपुलेशन स्टेबलाइज कर लेंगे, हम उसके बाद डिलिमिटेशन कराएंगे? और अब हम मोस्ट पॉपुलस नेशन भी बन चुके हैं, तो अभी भी ये थोड़ा सा रेशियो ऐसा डिस्प्रपोर्शनेट नहीं होगा? हाँ, मतलब रीजनेबल तो पता नहीं है या नहीं, लेकिन एक मुहावरा सा है कि 25-25 साल आप डिले कर रहे हैं और जिस दिन ठीक लगेगा उस दिन चेंज कर लेंगे। अभी हमारे देश की पॉपुलेशन तो स्टेबलाइज हो ही गई है। अगर पूरे देश का हम देखें टोटल फर्टिलिटी रेट, वो तो 2.1 से कमाई गया है। तो TFR 2.1 से कमाने का मतलब देश की जनसंख्या तो अब स्टेबल हो गई है। पर नॉर्थ में अभी भी वो कुछ राज्यों में 3 के आसपास TFR है और साउथ के राज्यों में आमतौर पे 1.5 के आसपास है। तो देश की जनसंख्या स्थिर हो गई है, पर देश के अंदर दक्षिण की जनसंख्या धीरे धीरे कम होने का रिस्क है, उत्तर की जनसंख्या थोड़ी बढ़ने का रिस्क है अभी, तो वो गैप और बढ़ने का रिस्क है। हो सकता है 25 साल में या 50 साल में वो जिस भी लेवल पे जाके होना हो स्टेबलाइजेशन हो जाए, और उसके बाद तो फिर पॉपुलेशन कम होने का ट्रेंड आएगा। पहले साउथ में आ रहा है, फिर नॉर्थ में भी कम होने का ट्रेंड आएगा। ये तो सोशल ट्रांजिशन थियरी के जो पार्ट्स हम पढ़ते हैं, जो स्टेजेस आती हैं अलग अलग, साउथ की स्टेजेस थोड़ा सा पहले आई, 25, 30, 50 साल पहले, नॉर्थ की थोड़ा सा लेट आई। वही अंतराल है जो परेशान कर रहा है हमारे सिस्टम को। और सर जैसे आप ट्रस्ट डेफिसिट की बात कर रहे थे कि अगर लिख के दे देते तो हो जाता, तो सिर्फ मतलब 50% इंक्रीज़ करना या प्रोपोर्शनेट तरीके से इंक्रीज़ करना, क्या ये एक फेयर इंडिकेटर है? और चीज़ें ऐड हमें नहीं करनी चाहिए, या डिलिमिटेशन कमीशन को कुछ गवर्नेंस के पैरामीटर्स या कुछ भी ऐसा, जैसे सदर्न स्टेट्स को ऐसा ना लगे कि उन्हें एक तरीके से पनिशमेंट मिल रही है? ये एक बहुत बड़ा मामला हो जाएगा, क्योंकि जो लोअर हाउसेज होते हैं दुनिया भर में किसी भी देश में, उनको बोलते हैं पीपल्स हाउस। लोकसभा का नाम ही लोकसभा है, राज्यसभा राज्यों की सभा है, जो सीनेट जैसा मामला या हाउस ऑफ लॉर्ड जैसा मामला हो गया। जनता वाले सदन में जनरल प्रिंसिपल दुनिया भर में ये है कि हर नागरिक को बराबर अधिकार होना चाहिए। जैसे ही आप कहते हैं कि हम किसी राज्य की सीटें इस बेस पे तय करेंगे कि उसकी गवर्नेंस कैसी है, तो गवर्नेंस के बेस पे फाइनेंस कमीशन डिवोल्यूशन का फॉर्मूला बनाए, वो तो समझ में आता है। पर परफॉर्मेंस के बेस पे आप ये कहें कि आपको वोट करने का राइट मिलेगा, ये कुछ वैसा है कि घर में 3-4 बच्चे हैं, उनका रिजल्ट कैसा है इस बेस पे आपने प्राइज़ दिया, गिफ्ट दिया, वो तो समझ में आता है। पर आप कहें कि जो 90% लाएगा उसको दिन में 3 बार खाना मिलेगा, और जो 60% लाएगा उसको दिन में 1 बार खाना मिलेगा, ये नहीं चलेगा, है ना। तो परफॉर्मेंस के बेस पे आप क्या रिवॉर्ड दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते हैं, ये बहुत बड़ी डिबेट है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी भी राज्यसभा में अगर आप देखेंगे तो क्या सिस्टम है, अगर आप, मेरे ख्याल से आर्टिकल 80 में उसका जिक्र होगा, 50 लाख तक की आबादी पर हर 10 लाख पे 1 सीट है, 50 लाख के बाद की आबादी पर हर 20 लाख पे 1 सीट है, ताकि बड़े राज्यों को इतनी ज़्यादा सीटें ना मिल जाएं कि छोटे राज्य बेकार हो जाएं एकदम। तो हमने वहाँ भी पॉपुलेशन से थोड़ा कंप्रोमाइज़ किया है, पर वो राज्यसभा है, राज्यसभा में जनता का सीधा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। लोकसभा में भी आप देखेंगे हमने किया हुआ अपने संविधान में कि 60 लाख तक की आबादी वाले राज्यों में हम उस अनुपात को थोड़ा सा चेंज करते हैं, ताकि रिप्रेजेंटेशन उन राज्यों को बना रहे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हम और पैरामीटर्स पर ना सोचें। अभी तेलंगाना के सीएम ने, रेवंत रेड्डी साहब ने एक सुझाव दिया इस प्रोसेस, इस डिबेट के बीच में, कि 50% पॉपुलेशन, 50% स्टेट GDP, इसके बेस पर डिलिमिटेशन करना चाहिए। मेरा कहना है कि ये सब सुझाव जब आते हैं ना, जब चर्चा होती है, राष्ट्रीय बहस होती है, बहुत सारे सुझाव आएंगे। एक अच्छी खासी मुकम्मल बहस होने के बाद इसी फार्मूले पे आना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल सेंस में हमें चिंता है कि दक्षिण के राज्य आंदोलन कर देंगे तो क्या होगा, आंदोलन उत्तर के राज्य करेंगे तो क्या होगा। अगर उत्तर के राज्यों को ये एहसास हो जाए कि हमारे यहाँ
20 लाख पे एक सीट है और वहाँ 15 लाख पे एक सीट है। यानी हमारे यहाँ के जो नागरिक हैं, 4 नागरिक वहाँ के 3 नागरिक के बराबर हैं। हमारी वैल्यू कम है इस लोकतंत्र में। और अगर उत्तर प्रदेश, बिहार ये सब राज्य सड़क पे उतर गए तब क्या होगा? तो ऐसा नहीं है ना कि आंदोलन केवल दक्षिण में हो सकता है, आंदोलन तो उत्तर में भी हो सकता है। इसलिए ऐसे सवालों का जवाब अचानक संविधान संशोधन करके नहीं होता है। एक लंबी राष्ट्रीय बहस होती है, टीवी चैनल्स पे होती है, कई सेमिनार्स में होती है, अखबारों के आर्टिकल्स होते हैं, टीवी डिबेट्स होती हैं। धीरे धीरे जाके राष्ट्र एक सहमति पर आता है, फिर वो संविधान में लिखा जाता है। तो आप जो कहना चाह रही हैं, मैं बहुत इससे सहमत नहीं हूँ कि परफॉर्मेंस के बेस से वोटिंग राइट्स डिसाइड हो, लेकिन हाँ, कई पैरामीटर्स में से एक छोटा पैरामीटर वो भी हो सकता है, इस पर सोचा जा सकता है। पर ये केवल आपके मेरे सोच लेने से बात नहीं बनेगी, इस पर बहुत बहुत लंबी और कई वर्षों तक चलने वाले डिस्कशन के बाद फैसला होना चाहिए। सर, क्योंकि एक फेयरनेस के एंगल से शायद वो लोग ऐसा सोचते हों, हमारे साउथ इंडियन स्टेट्स, कि एक पॉलिसी आई थी 70s में या जो भी, कि आपको पॉपुलेशन थोड़ा कंट्रोल करना है, स्टेबलाइज करना है, तो उन्होंने अच्छा काम कर दिया, उन्होंने स्टेबलाइज कर दिया, उनका TFR भी कम हो गया। लेकिन अब एक तरीके से लग रहा है कि अब शायद उनको इसका पनिशमेंट ही एक तरीके से मिल जाएगा। इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। हमारा ये जो पॉपुलेशन कंट्रोल वाला सिस्टम है 1952 के आसपास से शायद शुरू हुआ था, जब CDP शुरू हुआ, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसको बोलते हैं। ये कहना कि दक्षिण भारत के राज्यों ने केंद्र सरकार की पॉलिसी को ठीक से सम्मान करते हुए पॉपुलेशन कम कर दी और नॉर्थ के राज्यों ने नहीं की, ये थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के कहने वाली बात है। दक्षिण के राज्यों में पॉपुलेशन इसलिए कम हुई कि वो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के उस फेज़ में आ चुके थे, क्योंकि वहाँ सोशल मूवमेंट्स पहले हुए, सोशल रिफॉर्म्स पहले हुए, शिक्षा पहले हुई, बराबरी के आंदोलन पहले हुए। आपको अच्छे से पता है कि आज़ादी से पहले आरक्षण जैसी चीज़ें जो वंचित वर्गों ने डिमांड की, महाराष्ट्र में कोल्हापुर में आ चुका था, बड़ौदा में आ चुका था, केरल में आ चुका था, जिसको हम कोचिन त्रावणकोर बोलते थे, मद्रास प्रेसिडेंसी में आ चुका था, मैसूर में आ चुका था। दक्षिण के पूरे इलाके में सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स जातियों के, जनजातियों के, किसानों के, बाकी वर्गों के उत्तर से पहले हुए। वहाँ शिक्षा का विकास पहले होना शुरू हुआ, वंचित वर्गों की शिक्षा में, नौकरी में भूमिका पहले आने शुरू हुई। जब ये सब हो जाता है तो लोगों को खुद समझ में आने लगता है कि पॉपुलेशन बढ़ाने का फ़ायदा नहीं है। गरीब और अनपढ़ इलाकों में ज़्यादा बच्चे इंश्योरेंस का काम करते हैं, पढ़े लिखे और समृद्ध इलाकों में ज़्यादा बच्चे लायबिलिटी या जिम्मेदारी का एहसास करवाते हैं। इसलिए जहाँ जहाँ डेवलपमेंट होती है वहाँ बच्चे अपने आप कम होते हैं, सरकार की पॉलिसी बहुत मैटर नहीं करती। जापान में सरकार को पॉलिसी बनाने की ज़रूरत नहीं कि बच्चे कम हों, वहाँ बच्चे कम ही होंगे। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ बच्चे कम होते हैं, इसलिए नहीं कि सरकार की पॉलिसी है। पॉलिसी तो कई बार होती है कि बच्चे बढ़ाओ, तब भी लोग नहीं चाहते कि उनके बच्चे हों, क्योंकि वो सोशल या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी के उस लेवल पे आ चुके होते हैं। तो जैसे पारसी कम्युनिटी में है, या आइसलैंड जैसे देशों में देखिए ना, वो बाहर के लोगों को इनवाइट करते हैं कि सिटीजन बनो हमारे यहाँ आके, और यहाँ आके शादी करो, बच्चे पैदा करो, ताकि देश जिंदा रहे, हमारा बचा रहे। तो दक्षिण में पॉपुलेशन कंट्रोल हुई, ठीक बात है। ये कहना कि सरकार की पॉलिसी देख के वो सब लोग इतने समझदार हो गए कि उन्होंने तुरंत पॉपुलेशन कंट्रोल कर दी, ये थोड़ा सा बढ़ा के कहने वाली बात है। उत्तर के राज्यों में वो लेवल धीरे धीरे अब आना शुरू हुआ है। अब आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ उत्तर के बड़े शहर हैं, पॉपुलेशन वहाँ कम हो रही है। 10, 20, 30 साल बाद बाकी जगह भी कम होनी शुरू हो जाएगी। 2011 का सेंसस हमारे सामने है, सारी रिलीजियस कम्युनिटीज़ में पॉपुलेशन ग्रोथ की रेट कम हुई है। ये अलग बात है कि मुस्लिम्स में थोड़ी ज़्यादा अभी भी है, हिंदुओं में उनकी तुलना में थोड़ी कम है, लेकिन सब में ग्रोथ की रेट कम तो हो ही रही है। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट इन कम्युनिटीज़ को मिलेगा वैसे वैसे आप पाएंगे कि सबका ग्रोथ रेट कम हो जाएगी। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि दक्षिण ने पॉपुलेशन कम की, इसका उसको दंड दिया जाए, ये दंड दिया जाए, पुरस्कार दिया जाए पॉपुलेशन कम की ज़्यादा की, ये अखबारों में चलने वाले नेताओं के मुंह से बोले जाने वाले कथन ज़्यादा हैं। रियलिटी ये है कि सोशल डेवलपमेंट के अलग अलग लेवल्स पे साउथ और नॉर्थ उस समय थे, इसलिए ऐसा हुआ। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि पॉपुलेशन के बेस पे डिलिमिटेशन कर देना चाहिए। मैं फ़िलहाल ये मानता हूँ कि इस मामले को टाल देना चाहिए, और टालने के लिए अगर 25 या 50 साल वेट करना है स्टेबलाइज करने के लिए, तब तक के लिए
ये जो फॉर्मूला हमारे गृह मंत्री जी ने संसद में रखा था, वर्बली मौखिक रूप से रखा था, इसको मान सकते हैं कुछ समय के लिए, कुछ समय के बाद देखेंगे, क्योंकि जनसंख्या 150 करोड़ है, 10 लाख पे एक सीट देंगे तो 1500 लोग चाहिए लोकसभा में। जो लोकसभा नहीं बनी है वो भी छोटी पड़ने वाली है, 20-25 साल में शायद और बड़ी लोकसभा बनानी पड़े हमें। तो उस लेवल पर 2051 में या 2076 में जब पॉपुलेशन पूरी स्टेबलाइज होगी, कम होने की तरफ बढ़ रही होगी, उस समय डिसाइड कर लेंगे। तब तक के लिए एक बराबर तरीके से बढ़ा के महिलाओं को आरक्षण कम से कम मिल जाए, क्योंकि उसके बिना महिलाओं को आरक्षण मिलना बहुत मुश्किल है मेरी व्यावहारिक समझ के हिसाब से। सर लेकिन साउथ के स्टेट्स में नाराज़गी तो फिर भी बहुत है, और मतलब सोशल मीडिया में भी देखा कि जो तमिलनाडु के हमारे सीएम हैं उन्होंने भी काफ़ी मतलब वार्निंग दे दी है सीरियस, और कुछ लीडर्स ने सर कुछ फैक्ट्स भी प्रेजेंट किए हैं कि मतलब हमारा कंट्रीब्यूशन तो 36% है जीडीपी का, लेकिन लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 25% के आसपास है। इस बिल के चलते हुए हो सकता है कि जो फेवर है रिप्रेजेंटेशन का वो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स की तरफ टिल्ट हो जाए, तो वो इसे एक काइंड ऑफ नियो कॉलोनियलिज्म कह रहे हैं। तो सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब कॉलोनियलिज्म तो बहुत भारी शब्द हो जाएगा, क्योंकि उन्हें भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये उसी संविधान के तहत हो रहा है जिस संविधान को बनाने में एक संविधान सभा बनी थी, जिसमें वो लोग भी शामिल थे, और सर्वसम्मति से ही संविधान बना था। और उसी संविधान में लिखा था कि हर 10 साल के बाद डिलिमिटेशन होगा और आबादी के बेस पे होगा। तो उत्तर के लोगों ने कॉलोनियलिज्म करके या कॉलोनाइज करके नया संविधान थोप दिया, ऐसा नहीं है। ये वही संविधान है जो सबने मिलकर बनाया था। हाँ, उस समय सोचा नहीं गया था कि ऐसा होगा, तो वो उस समय एक आप कह सकते हैं कि ये बात दिमाग में नहीं है किसी के। उनकी नाराज़गी स्वाभाविक है, जब किसी का महत्व कम होता है तो उसका नाराज़ होना लाजमी है। पर ये कहना कि जीडीपी में 36% हिस्सेदारी है, तो जीडीपी से आपका प्रतिनिधित्व तय नहीं होता है ना। हमारे घर में 5 लोग अगर हैं, उनमें से 2 बच्चे स्कूल जाते हैं, पैसा कमाते ही नहीं हैं, तो उनकी बात का वज़न नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी उम्र के दादाजी हैं, दादी जी हैं, पैसा नहीं कमा पाते हैं, उनकी बात का वज़न नहीं होना चाहिए। क्या किसी की बात का वज़न केवल जीडीपी के कंट्रीब्यूशन से तय होगा कि वो कितना कमाता है इससे तय होगा? ये तो एक फेक पैरामीटर होगा ना। इस बेस पर बात नहीं होगी। रिप्रेजेंटेशन की बात जीडीपी पे नहीं होती है, वरना बॉम्बे को सीटें बढ़ानी पड़ेंगी आपको, नोएडा की सीटें बढ़ानी पड़ेंगी, गुड़गांव की सीटें बढ़ानी पड़ेंगी, कितने मूवमेंट्स हो जाएंगे फिर तो उसके बाद। तो ये फेक बात है, उनका नाराज़ होना लाजमी है। इस बात पर लाजमी है कि संविधान का इतना बड़ा संशोधन बिना बहस के आप तुरंत करवा रहे हैं, इलेक्शन के बीच में करवा रहे हैं, और छुपन छुपाई खेल रहे हैं हमारे साथ। क्यों नहीं बता रहे भाई, संविधान संशोधन कल आप लाने वाले हैं, एक रात पहले आप बिल दिखा रहे हैं हम लोगों को। इन बातों में नाराज़गी जस्टिफाइड है, लेकिन ये हक नहीं है कि जीडीपी ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा सीटें मिलें, क्योंकि फिर साउथ के अंदर भी तो डिवीज़न हो जाएगा ना। साउथ में कौन से राज्य में जीडीपी का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, किसी राज्य में कम भी तो हो सकता है, उसका क्या होगा फिर? तो पैरामीटर बहुत ठोस नहीं है। सर, लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य। लेकिन अगर हम साउथ के स्टेट की बात मान लें तो ये सिद्धांत तो रह नहीं जाएगा, और अगर हम ऐसा नहीं मानते हैं तो फिर उनको नुकसान होने वाला है। तो ऐसे में हम क्या सोचें? ऐसे में सबसे अच्छा है कि टाल दो कुछ समय के लिए, जब तक पॉपुलेशन स्टेबलाइज ना हो और कम होने की ओर ना बढ़े, तब तक मतलब मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने में नुकसान ही होने वाला है। तो मेरे ख्याल से अभी इस पर फैसला करना ठीक नहीं होगा। ज़्यादा अच्छा है कि अभी महिला आरक्षण लागू करने के लिए आपको 1/3 सीटें बढ़ानी हैं। लोकसभा की 1/3 सीटें बढ़ाने का सिंपल तरीका क्या है कि हर राज्य की सीटें 50% बढ़ जाए। तो सिंपल सा वो प्रोविज़न जो मौखिक रूप से कहा गया वो ले आएँ, और अगले 25-50 साल तक मेरे ख्याल से इस टॉपिक को टच ना करें। सही समय आएगा जब एक सहमति बन जाएगी, और उसके बाद अपने आप वो चीज़ें शेप में आ जाएंगी। सर जैसे कि हम विमेन रिजर्वेशन की ही बात कर रहे हैं, तो एक्ट आ गया, फोर्स में भी आ गया, लेकिन वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा ये तो 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बता रहा था। हाँ। बट वो डिफीट हो गया। तो अब उसके डिफीट होने के बाद हम जैसे कह रहे कि टाल देते हैं, लेकिन एक हवा ये भी बन गई कि शायद अब रिजर्वेशन मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होना था वो डिफीट हो गया। अब एक नया मॉडिफाइड बिल आएगा या क्या होगा अभी हम जानते नहीं हैं। तो एक एटमॉस्फेयर ये भी कि शायद विमेन को रिजर्वेशन मिलेगा ही नहीं।
तो ये आपको क्या लगता है, ये सही है? और अगर नहीं तो हम कब तक उम्मीद करें कि कब मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा? या नहीं मिलेगा। और आप अगर इलेक्शन लड़ना चाहें तो 2034 के लिए अब तैयारी करना शुरू कर दीजिए। मेरे ख्याल से भी मुद्दा जितना मतलब चर्चा में है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इससे पीछे तो नहीं हट पाएगी। जैसे 1992-93 में 74th अमेंडमेंट हुआ और पंचायतों में महिला आरक्षण दिया गया पहली बार, क्योंकि उसके पीछे हवा बननी शुरू हो गई थी। तो उस माहौल को ठीक करने के लिए एक आरक्षण देना ज़रूरी था और राजीव गांधी ने उसको बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया और करवाया। अब जो माहौल है, आपको पता नहीं आइडिया है, 1996 में पहली बार महिला आरक्षण बिल संसद में आया था, देवगौड़ा साहब लेके आए थे। 98 में, 99 में, 2002 में, 2003 में 4 बार एनडीए सरकार लेके आई। 2008 में यूपीए सरकार लेके आई। 6 बार संसद में ये बिल पहले आ चुका है। 2023 में ये सरकार लाई, पास करवा दिया। 2026 में 8वीं बार फिर से यही बिल आया है। इतनी चर्चाएं हुई हैं इस बिल पर। तो अब ये तो ऑप्शन नहीं है कि लागू नहीं होगा, लागू तो हो चुका है। जब भी अगला डिलिमिटेशन होगा उसके बाद तो लागू होना ही होना है 2023 के संविधान संशोधन के तहत। तो सवाल है कि महिला आरक्षण अब कब व्यावहारिक रूप से कब मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। 2029 में मेरे ख्याल से ये लगभग असंभव है। लेकिन हाँ, 2 तरीके हैं। विपक्ष ने कई बार कहा, कांग्रेस ने, जैसे राहुल जी ने ये बात कई बार कही कि आप चेंज क्यों कर रहे हैं, अब 543 सीट्स हैं, उन्हीं का 1/3 महिलाओं को दो, बिल लाओ, साइन कर लो, पास कर लो, क्या दिक्कत है। ये बात कहने में बड़ी आसान है, क्योंकि जब जब पहले ऐसी कोशिश हुई तो लगभग हर दल के अंदर ही अंदर पुरुष सांसदों को इतनी इनसिक्योरिटी हुई कि मैंने सुना है दीवार के पीछे से आती हुई आवाज़ों से या जर्नलिस्ट के मुंह से सुनी हुई बातों से कि जब 2003 में और 2008 में ये बिल लगभग पास होने के कगार पे था, 2008 में राज्यसभा से पास भी हो गया था, लोकसभा से नहीं हो पाया। 2003 में कहते हैं कि वाजपेयी जी अड़ गए थे कि बिल पास करना ही करना है, उसके बाद भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? लिखित रूप में कहीं कुछ नहीं मिलेगा। मौखिक रूप में जो बड़े पत्रकार हैं उनसे बात कीजिए 1 to 1 इनफॉर्मली, तो वो सब बताएंगे। ऐसा माना जाता है कि सारी पार्टियों के पुरुष सांसद एक हो गए और सबने तय किया कि हम बिल के पक्ष में वोट नहीं डालेंगे, जाएंगे ही नहीं लोकसभा में। एंटी डिफेक्शन से 2-4 को आप निकाल सकते हैं, पूरी पार्टी कैसे खाली कर देंगे अपनी। ये सब इस देश में हुआ है, इतना दबाव हुआ है। इसलिए कोई कुछ भी कहे कि 543 में आप 1/3 महिलाओं को आरक्षण दे दीजिए, ये बहुत आसान नहीं है। बिल या तो आएगा नहीं, आएगा तो किसी ना किसी वजह से टल जाएगा और लोकसभा भंग हो जाएगी और नहीं हो पाएगा, बहुत आसान नहीं है। लेकिन अगर मोदी जी ने ठान लिया है कि 2029 में महिलाओं को आरक्षण देना ही देना है, तो एक सिंपल तरीका है कि 543 में ही 1/3 आरक्षण महिलाओं को दें, बिल लेके आए संविधान संशोधन का। और उसमें जो पार्टी विपक्ष में खड़ी होगी उसको सचमुच इस देश की महिलाएं फिर देख लेंगी। अभी तो इस बार जो उस पर कहना बहुत लाजमी नहीं है, पर 543 पर तो अब 2029 में गिर सकते हैं। उसमें ना जनसंख्या गिनने की ज़रूरत है, ना डिलिमिटेशन की ज़रूरत है, वही सीटें हैं, उन्हीं में से 1/3 पर महिलाएं आ जाएंगी। ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 29 में ही करना हो, जो भी बिल लेके आए थे उसमें जो बात मौखिक कह रहे थे वो लिख के फिर से बिल बनाएं, फिर से सेशन बुलाएं, वही बिल हो, बस उसमें 2 लाइन लिखी हूँ कि फ़िलहाल प्रत्येक राज्य की सीटों में 50% सीटें जोड़ी जाएंगी और कुल सीटें जो 816 के आसपास बनेंगी उनका 1/3 यानी 272 सीटें महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। और डिलिमिटेशन कमीशन सिर्फ इतना तय करेगा कि कौन से राज्य में जो सीटें हैं उस राज्य की, उनका बंटवारा आपस में कैसे हो, उनमें SC ST और महिला सीटें कौन कौन सी होंगी। मैं 99% श्योर हूँ कि कोई विपक्ष इस पर विरोध नहीं करेगा, सर्वसम्मति से पारित होगा। 29 में करने का तीसरा रास्ता जो कि असंभव जैसा है वो ये कि सेंसस बहुत तेज़ गति से हो, डिलिमिटेशन के लोग रात दिन काम करें,
मेरे हिसाब से उसके बाद भी ये संभव है, लेकिन क्या पता सरकार के मन में ऐसा चल रहा हो। तो 2029 में महिलाओं को आरक्षण मिलने की अभी 2 संभावनाएं तो ठोस बची हुई हैं। अगर नहीं मिलता 29 में तो 34 में तो मिलना बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि ये सेंसस किसी भी हालत में 28 में हो ही जाएगा। 28 में होते ही अगर डिलिमिटेशन कमीशन बन गया तो 3-4 साल में हो ही जाता है। 31-32 तक हो जाएगा डिलिमिटेशन, और 32 के डिलिमिटेशन के बेस पे 34 में तो आप इलेक्शन करवा ही सकते हैं। पर प्रॉब्लम क्या है, 28 में भी अगर डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगा तो सवाल क्या उठेगा कि डिलिमिटेशन या परिसीमन जनसंख्या के आधार पे होगा या किसी और आधार पे होगा। जितना युद्ध अभी हुआ है उतना युद्ध तब भी होगा, और तब अब हो सकता है कि टाल दें कि 25 साल के लिए और टाल देते हैं, लेकिन तब तक के लिए हम नई जनसंख्या के बेस पर महिलाओं को आरक्षण देंगे। तब घुमा फिरा के फिर आपको 50% के फार्मूले पे आना पड़ेगा। एक अंतिम तरीका क्या है कि 2029 का चुनाव हुआ और मान लीजिए कि एनडीए को बहुमत मिला, 28 तक सेंसस हो चुका है, उसके बाद डिलिमिटेशन एक्ट हुआ, 30-31 में वो हो गया, और मोदी जी ने 2032 में 3 साल पूरे होने के बाद कहा कि मिड टर्म इलेक्शन करवाएंगे, और 5 साल से पहले ही 3 साल पूरे होने पे नया इलेक्शन करवा दिया, और 2032 के आसपास या 33 में जो इलेक्शन हुआ उसमें महिला आरक्षण हो गया, ताकि वो अपने सामने करवा के श्रेय ले सकें कि ये जो बड़ा काम था, भगीरथ काम था, वो मेरे हाथों संपन्न हुआ। उनके मन में ये बात हो सकती है, क्योंकि वो जिस लेवल पे अब उनका मोटिवेशन क्या बचा होगा, यही कि इतिहास में कहीं नाम दर्ज हो जाए किसी बढ़िया चीज़ के लिए, तो शायद वो ऐसा करें। मेरी गट फीलिंग ये है कि 2034 से पहले पहले महिला आरक्षण सच में लागू हो जाएगा। अब उसको रोकना आसान किसी के लिए नहीं है। सर, क्योंकि करंट सिनेरियो तो थोड़ा डेडलॉक जैसा लग रहा है कि जब तक डिलिमिटेशन नहीं होगा तब तक रिजर्वेशन भी नहीं मिलेगा, और डिलिमिटेशन भी हम ऐसा कह रहे हैं कि क्योंकि अभी कोई सेंसस नहीं बन पा रहा तो उसको पोस्टपोन करते जाते हैं। तो 34 में भी जैसा आप कह रहे हैं कि एक चांस हो सकता है कि आप मिड टर्म करवा दीजिए या ऐसा कुछ। लेकिन जो 2023 का संशोधन था ना, उसमें डिलिमिटेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपको राज्यों को अलग अलग करना ही है। डिलिमिटेशन का मतलब ये भी होता है कि राज्य के अंदर की सीटों को रीएडजस्ट करना है, सिर्फ ये भी हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि 2034 तक ये पार्टियां असहमति के साथ रह पाएंगी, क्योंकि पूरा देश देख रहा है, महिलाएं भी देख रही हैं, और बहानेबाजी बहुत दूर तक चल नहीं पाएगी किसी पार्टी की। कुछ ना कुछ तो फैसला करना ही पड़ेगा। सबसे आसान फैसला वही है जो गृह मंत्री ने कहा लोकसभा में कि हर राज्य की सीटें 50% बढ़ाओ, आधे बढ़ा दो, और 1/3 सीटें महिलाओं को दो। और मेरा मानना है कि 29 में आराम से हो सकता है, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। एक और बिल लेके आ जाए, बात खत्म, कोई विरोध नहीं करेगा उस चीज़ का। तो सर, ये जो फिर सरकार और ऑपोजिशन का आपस में एक ब्लेम गेम जैसा चल रहा है, तो रिजर्वेशन नहीं पास होने के लिए फिर एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? भरोसे की कमी की है। सरकार ने बहुत भरोसे में लेकर ठीक से बातें नहीं रखी, मौखिक आश्वासन दिए, लिखित नहीं दिए। विपक्ष नाराज़ था ही इस बात से भी कि छुपन छुपाई खेल रहे हैं हमारे साथ, इलेक्शन के बीच में सेशन बुला रहे हैं, लिखित बात नहीं कर रहे, मौखिक बात कर रहे हैं। वो नाराज़ हो गया, और अंत में जब होम मिनिस्टर ने कहा कि 1 घंटा दीजिए, नया बिल लेके आते हैं, तो वो इतना नाराज़ हो चुका था कि उसके बाद उस पर भी तैयार नहीं हुआ। पर मैं अभी भी लगभग श्योर हूँ, राजनीति को लेकर जो मेरी थोड़ी बहुत समझ है, अगर नया बिल लेके आ गए, फिर से बुला लिया संसद को, और उसमें लिखा हो 50%, कोई विरोध कर नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल होगा। सर, अभी एक बात इसमें ये भी निकल के आ रही है कि सरकार कास्ट सेंसस से डरी हुई है, और ये जाति जनगणना के पहले ही वो चाह रही है कि ये सब कुछ हो जाए, इसलिए यह बिल लेके आई थी। क्या ऐसा भी कुछ है? हाँ, एक संभावना तो है। जब ये बात अखिलेश यादव जी ने कही लोकसभा में, तो पहली नज़र में मुझे लगा कि ये राजनीतिक बात है केवल। बाद में सोचा तो लगा कि ये हो सकता है। क्यों हो सकता है, इसको अगर आप थोड़ा सा क्रोनोलॉजी देखेंगे तो बात समझ में आएगी। 2023 से पहले हमारी केंद्र सरकार जाति जनगणना के घोर विरोध में थी। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार पूछा, हर बार ये कहा कि हम इसके पक्ष में नहीं हैं। यहाँ तक आ गया कि अर्बन नक्सल सोच है कि जाति जनगणना करवाई जाए, ऐसे भी कुछ लोगों ने कथन कहे। 2-3 राज्यों ने कोशिश की कि वो कास्ट सेंसस या कास्ट सर्वे राज्य के अंदर करवा लें। उनमें से एक बिहार था, एक कर्नाटक था,
एक और कोई राज्य था, 3 राज्यों ने कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट में खूब सुनवाइयाँ हुई। केंद्र सरकार ने कहा कि सेंसस करवाने की शक्ति केवल केंद्र सरकार के पास है, क्योंकि वो यूनियन लिस्ट की एंट्री है। राज्यों ने कहा कि हमें बेनिफिट देने होते हैं समाज के वर्गों को। अगर समाज के वर्गों में कौन किस जाति का है, कौन कितना गरीब अमीर है, हमारे पास डेटा ही नहीं होगा तो हम बेनिफिट्स कैसे पहुंचाएंगे। तो हम सेंसस नहीं कर रहे, हम सर्वे कर रहे हैं, कास्ट सर्वे। सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाइयाँ हुई। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार राज्य को अनुमति दी कि आप सर्वे कर सकते हैं। 3 राज्यों ने सर्वे कर लिया जो विपक्ष के राज्य थे। उस समय बिहार में भी आपको पता है कि सरकार बीजेपी हट गई थी और तेजस्वी यादव उस समय साथ में थे नीतीश जी के। कास्ट सर्वे हुआ। ओबीसी की जनसंख्या मेरे ख्याल से 63% के आसपास बिहार में आई। अब अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ें, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ये तय था कि हर राज्य अपना अपना कास्ट सर्वे करवा सकता है, यानी कि ओबीसी की सेंसस सीधी उंगली से नहीं तो टेढ़ी उंगली से तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं उसमें। तो ओबीसी की आबादी भारत में, स्पेशली उत्तर भारत में इतनी ज़्यादा है कि हर राज्य में लोग डिमांड करने लगे कि हमारे यहाँ भी करवाओ। अब राज्य सरकार अगर बीजेपी की भी है और वो मना करे तो अगली बार वो इलेक्शन जीत पाएगी या नहीं, ये खतरा भी था वोट बैंक का। फिर 2025 में जब 24 में इलेक्शन हुआ लोकसभा का, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को भारी नुकसान हुआ, 30-35 सीटों का नुकसान हुआ। और ऐसा माना गया कि वो इसलिए हुआ कि इंडिया गठबंधन ने वहाँ पर यही एक नारा बार बार दिया, गिने जाओगे तो सुने जाओगे, तुम्हारी गिनती नहीं हो रही है और संविधान खतरे में है। तो ओबीसी जनसंख्या में नाराजगी हुई, ऐसा एक फीडबैक बीजेपी के पास संभवतः पहुंचा। अब दिक्कत क्या थी, 2025 के नवंबर में बिहार में चुनाव था। बिहार भी हाथ से निकल सकता था, क्योंकि बिहार में तो सेंसस हो चुका था। हालांकि वो सेंसस बहुत ऑथेंटिक नहीं है, ऐसा कई लोग कह रहे हैं। तो सरकार को लगा, और इधर से राहुल गांधी लगातार दबाव बनाए हुए थे कि जाति जनगणना करनी पड़ेगी, क्योंकि जनगणना शुरू होने वाली थी। तो सरकार को यह समझ में आया था कि अगर जाति जनगणना नहीं की तो ओबीसी वोट बैंक हाथ से निकल सकता है। और इस समय ओबीसी वोट बैंक को कोई खतरा ले नहीं सकता उसके लिए, क्योंकि वो सबसे बड़ा वोट बैंक है। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के ठीक 7 दिन पहले, पहलगाम घटना के 8 दिन बाद, जब पूरा देश युद्ध जैसी मनस्थिति में था, उस समय घोषणा हुई कि जाति जनगणना होगी, ताकि ये ना लगे कि हम किसी के दबाव में फैसला कर रहे हैं। अब जाति जनगणना हर राज्य करवा ना ले, इसलिए केंद्र ने कहा हम ही करवा देते हैं भाई। तो ये बात सही है कि जाति जनगणना जैसे ही होगी 2028 में डेटा आ ही जाएगा सारा का सारा। अभी तक हमारे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में SC ST के लिए आरक्षण है, नौकरियों में SC ST OBC का है, शिक्षा में SC ST OBC का है, पर लोकसभा और विधानसभाओं में सिर्फ SC ST का है। OBC का क्यों नहीं है? तो उसका तर्क हमेशा दिया गया कि OBC की जनगणना हमारे पास है ही नहीं, कैसे दें। हालांकि नौकरियों में दिया गया, 1931 की जनगणना के बेस पे फॉर्मूले बना के निकाल लिया गया। यहाँ हम टालते रहे कि भाई जब जनगणना ही नहीं है तो कैसे आरक्षण देंगे, पता तो लगे कि रिप्रेजेंटेशन आपको कम है, क्या पता पर्याप्त तो हो पहले से। जब जनगणना हो जाएगी, डेटा आ जाएगा, और अगर डेटा में ऐसा दिखा कि OBC आबादी और OBC लोगों की लोकसभा में या विधानसभाओं में भागीदारी में अंतर है, तो डिमांड तो होगी। और क्योंकि OBC समुदाय का वोट बैंक सबसे बड़ा है, इसको मना जो करेगा वो इलेक्शन हारेगा। और अगर OBC की गणना हो गई और OBC को आरक्षण दे दिया, तो जैसे SC सीटों में 1/3 SC महिलाओं के लिए है, ST में 1/3 उनकी महिलाओं के लिए है, तो OBC की 1/3 उनकी महिलाओं के लिए क्यों ना हो, ये मांग उठेगी। जब ये डेटा होगा, उसके बाद इस मांग को खारिज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है कि एक कारण ये भी हो कि वो डेटा आने से पहले ही महिलाओं को आरक्षण दे दें, ताकि OBC को अलग से आरक्षण और महिलाओं के आरक्षण में OBC महिलाओं के आरक्षण के दबाव से बचा जा सके। एक पॉसिबिलिटी है, दावा तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन हाँ
जब मैंने वो कथन पहली बार सुना तो मुझे बहुत सीरियस स्टेटमेंट नहीं लगी जब मैं लोकसभा की कार्रवाई देख रहा था, पर बाद में सोचने पर लगा कि नहीं, ये एक वजह हो सकती है। और ओबीसी वोट बैंक को लेके अभी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में खींचतान चल रही है। राहुल गांधी लगातार ओबीसी वोट बैंक के फेवर में स्टेटमेंट दे रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। बीजेपी, जैसे मोदी जी ने लोकसभा में कहा कि मैं पिछड़े समुदाय से आता हूँ, अपनी ओबीसी आइडेंटिटी को बार बार हाईलाइट वो भी कर रहे हैं, क्योंकि ओबीसी इस समय देश में सरकार वही चलाएगा जो ओबीसी समुदाय की आंखों का तारा होगा। ये बात तो सबको समझ में ही रही है। और जनगणना में जब ओबीसी जातियों की लिस्ट मिल जाएगी, जनसंख्या मिल जाएगी, तो फिर उनकी आरक्षण की डिमांड को खारिज कैसे करें, ये समस्या आएगी। तो हाँ, आपके सवाल का जवाब ये है कि ये एक बहुत बड़ी दुविधा है, और मेरे ख्याल से इस समय ये संशोधन करने का कई कारणों में से एक कारण ये भी होगा कि बाद में दबाव इस तरह के भी होंगे, अभी वो दबाव नहीं। सर, इसी पे एक डाउट है मेरा, जैसे एससी एसटी में ये हम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, महिलाओं को मिल रहा है, ओबीसी में अभी नहीं मिल रहा क्योंकि हम कह रहे हैं डेटा नहीं है। तो कास्ट सेंसस होने से पहले हम ऐसा अनाउंसमेंट भी नहीं कर सकते? क्योंकि हमें पता है जब ओबीसी इतना बड़ा वोट बैंक है, ओबीसी की पॉपुलेशन है, हम जानते हैं, तो सेंसस में भी डेटा आ जाएगा। तो हम अगर पहले ही कर दे तो ये एक नाराज़गी थोड़ी सी दूर नहीं हो सकती? मतलब मेरे ख्याल से उसके पीछे वही कारण है कि अभी ओबीसी के रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में उनकी सही संख्या से काफ़ी कम है। एग्जैक्ट संख्या मुझे नहीं पता, पर मेरे ख्याल से 25 से 30% के बीच में सीटों पर ओबीसी नेता इस समय या ओबीसी सांसद इस समय हैं। उनकी आबादी पूरे देश में कितनी है कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 1931 के सेंसस के बेस पे जब हमने काउंट किया तो 52% के आसपास, जैसे कालेलकर कमीशन ने भी अनुमान लगाया, मंडल कमीशन ने अनुमान लगाया, तो 52% के आसपास माना था कि आबादी होनी चाहिए। आजकल माना जा रहा है कि वो आबादी 60% से ऊपर हो सकती है, 60 से 68, 69 के बीच में कहीं हो सकती है। मतलब उसमें ओबीसी में एमबीसी भी शामिल हैं, एसबीसी भी शामिल, मतलब ईबीसी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस भी, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस भी शामिल हैं। सबको मिला के अगर ओबीसी मान लें, सच बात तो ये है कि अगर सरकार चाहे तो ये कर सकती है कि जो महिलाओं की सीटें एससी एसटी छोड़ के जनरल सीटें महिलाओं की, जैसे मान लीजिए कि 100 सीटें कुल हैं, उनमें से 33 महिलाओं की हैं, 33 में से एज्यूम कर लीजिए कि 11 एससी एसटी की हैं, बाकी 22 बची। अब ये 22 आपने छोड़ दी किसी के लिए भी, यानी कि अनरिजर्व्ड है। आप ये कर सकते हैं कि अनुमान से हम पुरुष सीटों में भी आरक्षण नहीं कर रहे, लेकिन महिला सीटों में से इन 22 में से 1/3 बेशक मान लीजिए, 7 या 8 के आसपास मान लीजिए कि वो ओबीसी महिलाओं को सीटें दी जाएंगी। ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर ओबीसी जनगणना के बिना आप नौकरी में आरक्षण दे सकते हैं, शिक्षा में दे सकते हैं, तो यहाँ देने में ऐसी कौन सी समस्या है? कोई समस्या तो नहीं है। अब तक की सहमति है कि काम चल रहा है, लेकिन आगे चल के देना पड़ सकता है, तो ये कर सकते हैं। या फिर जैसे वाला बिल आएगा तो इस बिल के विरोध में ओवैसी साहब कहेंगे कि मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण नहीं है, हालांकि उन्होंने ओबीसी की बात भी कही थी। अखिलेश जी कहेंगे कि ओबीसी महिलाओं की आरक्षण की बात नहीं है। तो अगर सरकार की नीयत ये है कि हाँ, सेंसस के बाद अगर रिप्रेजेंटेशन कम है तो उनको आरक्षण मिलना चाहिए, तो ऐसा लिखा जा सकता है कि जो पहला डिलिमिटेशन होगा उस समय ओबीसी जनसंख्या की आबादी पर भी विचार किया जाएगा, ऐसा लिखा जा सकता है। पर मुझे लगता नहीं कि अभी कोई लिखने के मूड में है ऐसा, अभी ये उम्मीद करना ज़्यादा हो जाएगा। पर हाँ, इनका जो प्रश्न था उसका उत्तर यही है कि जाति जनगणना और उसमें ओबीसी की जो भूमिका आने वाली है उसको लेकर ठीक ठाक तनाव सभी दलों को है। सरकार के मन में ये दुविधा है कि वो आने के बाद महिला आरक्षण बिना ओबीसी महिलाओं के उपवर्गीकरण के, सब क्लासिफिकेशन के, बहुत टेढ़ी खीर हो जाएगी, तो बेहतर है कि अभी करवा लें। हो सकता है ऐसा। सर, जैसे कि आपने अभी कहा और मतलब काफ़ी चर्चा में भी है, तो क्या जो ये विमेंस रिजर्वेशन है उसमें मुस्लिम विमेन को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, मतलब कुछ हिस्सेदारी होनी चाहिए उनकी? क्योंकि काफ़ी आपने लीडर्स का भी नाम मेंशन किया कि वो उनका भी ऐसा मानना है कि मुस्लिम विमेन आल्सो डिजर्व सम रिजर्वेशन। AIMIM ने ऐसा कहा था 2023 में। इस बार अखिलेश जी ने भी कहा समाजवादी पार्टी की तरफ से। उन दोनों को कहना बनता है, क्योंकि उनके बीच में कंपटीशन है मुस्लिम वोट बैंक को लेकर, तो उनका कहना बनता है, राजनीतिक उनकी बात है। पर अगर आप मेरी राय जानना चाह रही हैं तो मेरी राय इसके पक्ष में एकदम नहीं है, क्योंकि
आज़ादी के समय हम इस देश का विभाजन देख चुके हैं। धर्म के नाम पे आरक्षण के समर्थन में मैं नहीं हूँ, और मेरा बड़ा सरल सी धारणा है, आरक्षण उसको मिलता है जो पिछड़ा हो, वंचित हो। कोई धर्म अपने पे वंचित नहीं हो सकता है। मुस्लिम समुदाय में जो लोग वंचित हैं उनको पसमानदा मुस्लिम कहते हैं। पसमानदा मुस्लिम्स या तो ओबीसी में आते हैं या एसटी में आते हैं, अभी भी आते हैं। एससी में नहीं आते हैं, उस पर केसेस होते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला ना करे तब तक फिलहाल स्टेटस ये है कि एससी में नहीं आते, तो ओबीसी में आते हैं। जिस दिन ओबीसी आरक्षण मिलेगा संसद में, उनको भी मिल जाएगा। अभी के डेटा के बेस पे नॉर्मल मान्यता ये है कि 80 से 85% मुस्लिम्स पसमानदा मुस्लिम्स हैं। पसमानदा में अर्जल और अजलाफ, ये दो को काउंट करते हैं, यानी ओबीसी और एससी जिनको बोलते हैं वो काउंट करते हैं। अशरफ काउंट नहीं होते। अशरफ का मतलब है जो या तो ओरिजिनल मुसलमान थे या उच्च जातियों से जो कन्वर्ट होकर मुसलमान बने थे। जैसे मान लीजिए कोई ब्राह्मण था, मुसलमान बन गया बाद में, तो वो मतलब अशरफ मुसलमान होगा। तो 85% के आसपास का डेटा है। अभी जब बिहार में हुआ था सर्वे, 75% के आसपास मेरे ख्याल से उसमें मुस्लिम्स पसमानदा आए थे। पूरे देश भर का माना जाता है कि 85% के आसपास होना चाहिए। तो उनको आरक्षण मिलता है, ये मिलना ही चाहिए, इलेक्शंस में भी मिलना चाहिए। मुसलमान होने की वजह से नहीं, पिछड़ा होने की वजह से मिलना चाहिए। और पिछड़े वर्गों में उपवर्गीकरण करना है या नहीं करना है, करना है तो कैसे करना है, जब कोई पॉलिसी बनेगी तो उस समय इस पर विचार कर सकते हैं। लेकिन हाँ, और ये बात केवल मुसलमानों की क्यों है, जैनों की क्यों नहीं हो रही, सिखों की क्यों नहीं हो रही, बौद्धों की क्यों नहीं हो रही, पारसी, यहूदी, इन सब की क्यों नहीं हो रही? अगर माइनॉरिटी की बात होगी तो मुसलमानों की तुलना में तो वो तो बेचारे और सुपर माइनॉरिटीज़ हैं, उनका भी तो बात सुननी पड़ेगी ना। तो मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूँ कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में रिलीजन के बेसिस पे रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। सर, अभी जब राजनीति में महिलाओं की बात हो ही रही है तो मुझे एक वेब सीरीज याद आ गई कि उसमें कहानी ये थी कि जो सरपंच थी महिला थी, लेकिन पूरा गांव सरपंच जिसको मानता था वो उसके पति थे। तो वो सरपंच पति, प्रधान पति, ऐसे करके पद के नाम चलते हैं, बड़े फेमस हैं। तो ऐसा लगता है कि कौन सी कहीं वेब सीरीज देखी आपने? पंचायत। अच्छा, हाँ। तो ऐसा लगता है सर कि कहीं आगे चल के ऐसा भी ना हो जाए इस रिजर्वेशन के बाद कि विधायक पति, सांसद पति भी कुछ आ जाए। ये भय तो लाजमी है, लेकिन इसको यूँ समझिए कि पंचायत के स्तर पे ये बहुत आसान है। छोटा सा एरिया है, एक आध अधिकारी बैठा हुआ है, ग्राम सेवक है या पंचायत सचिव है, तो वहाँ पर सरपंच की जगह उसका पति पहुँच गया, गांव के लोग भी उसको सरपंच मान रहे हैं, तो ये बहुत लोकल लेवल पर होने वाली ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग से होने वाली पॉलिटिक्स है, चल जाता है, कोई खास बात नहीं है इसमें। हालांकि पंचायत सीरीज अगर आप ध्यान से देखें तो पंचायत में जो महिला है वो ठीक ठाक अपना हक वसूल लेती है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं अपना हक वसूल पाती है, उसका पति बहुत घबराता भी है उससे, ठीक ठाक घबराता है। तो एक तरफा मामला नहीं है कि प्रधान पति है तो सिर्फ प्रधान पति ही है। कई मामलों में पत्नी भी प्रधान के रूप में काम कर रही है। और गांव के स्तर पर जहाँ परिवार का ढांचा इतना मजबूत हो, यहाँ परिवार में पति पत्नी के संबंधों का एक खास स्ट्रक्चर हो, वहाँ बहुत आसान नहीं है कि आप ऐसे से बाहर निकले। यहाँ गांव में हर व्यक्ति को लगता है कि पॉलिटिक्स की बात तो पति ही करेगा, तो सरपंच के पति से बात कर ली। अब बाहर का आदमी आके उसकी पत्नी से बात करे, ये भी तो अपने आप एक तनाव की बात गांव में हो सकती है कि मेरी पत्नी से क्यों बात कर रहे भाई, आपकी पत्नी प्रधान है। लेकिन आप समझ सकते हैं क्या क्या तनाव होता हो गांव में, वो सब तनाव भी तो अपनी जगह काम करते हैं। जब बात विधानसभा की आएगी तो विधानसभा जिस लेवल पे काम करती है, वहाँ ये संभव नहीं है कि विधायक का पति अंदर जाके बैठे। बहुत होगा दृश्य दीर्घा में जाके बैठ जाएगा अनुमति लेके, पर वहाँ से चिल्ला के ये नहीं कह सकता कि तुम ये बोलो। उस संसद में तो सोच भी नहीं सकता है ऐसा करने का। तो विधायक पति का भी महत्व होगा विधानसभा में, पर उतना नहीं जितना सरपंच पति का होता है। सांसद पति का भी महत्व होगा, पर उतना नहीं जितना सरपंच या विधायक पति का होता है। और धीरे धीरे जब इन महिलाओं को एक्सपोजर मिलेगा, एक्सपोजर मिलने के बाद तो व्यक्तित्व पूरा बदल ही जाता है, उनका भी बदलेगा। अगर आपने एक वेब सीरीज़ का जिक्र किया, मैं एक फिल्म आपको बताता हूँ, वो आज जाके देखिए, उसका नाम है गॉड मदर। अगर नहीं देखिए तो देखिए। इसी थीम पे है कि एक पंचायत में एक पति की मृत्यु हो गई और लोगों ने, और वो महिला सीट हो गई, तो उसकी पत्नी को मृत्यु हुई है, पता नहीं क्या, वो महिला सीट घोषित हुई, तो वो पत्नी वहाँ की प्रधान बन गई।
और प्रधान बनने के बाद उसको समझ में आ गया कि वो क्या क्या कर सकती है इस पावर से, और कैसे सारी पावर इक्वेशंस चेंज हुई इस पूरे इलाके में। वो एक बहुत प्रसिद्ध महिला के बारे में फिल्म है जो गुजरात के इलाके में एक्टिव थी और बाद में थोड़ा सा गलत रास्तों पे चल पड़ी थी। और प्रसिद्ध कहानी, जब आप देखेंगे फिल्म तो समझ जाएंगे किसके बारे में बात चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि केवल इलेक्शन जीतने से उसका पति उसको हमेशा पीछे रखेगा। बहुत केसेस में जब पावर समझ में आती चीज़ें बदल जाती हैं। तो और हमारे देश में ऐसे कई महिला नेता हैं जिन्होंने अपने बलबूते पॉलिटिक्स में जगह बनाई है। ममता बनर्जी किसी पुरुष के एहसान से थोड़ा ना अपनी सरकार चलाती हैं। जयललिता थी तमिलनाडु में, ठीक है उनकी एंट्री के लेवल पर किसी एक व्यक्ति का सपोर्ट आप मान सकते हैं, पर उसके बाद तो उन्होंने खुद ही चलाया ना। स्पेशली जब उनके संरक्षक की मृत्यु हुई तो उसके बाद तो वो खुद ही सरकार चला रही थी। जब रामचंद्रन थे ना, वो जिनके साथ उन्होंने शुरुआत की थी, एम.जी. रामचंद्रन, ऐसी और भी महिलाएं, सुषमा स्वराज थी, तो कितनी खतरनाक और अच्छी नेता थी। कहाँ हमें ऐसा लगा। शीला दीक्षित बैकग्राउंड थी उनकी पॉलिटिक्स में, लेकिन एक बार पॉलिटिक्स में आने के बाद वो इंडिपेंडेंट तरीके से काम करते रहे लंबे समय तक। तो और सुश्री मायावती हैं, बेशक काशीराम जी की वजह से पॉलिटिक्स में पर आने के बाद तो उन्होंने बहुत इंडिपेंडेंट काम किया। तो ऐसा थोड़ा ना कि महिलाएं आएंगी तो हमेशा कोई ना कोई उनके पीछे खड़ा होकर कठपुतली की तरह काम करवाएगा। सर, जैसे कि हम अभी डिस्कस ही कर रहे हैं, तो ये जो विमेन रिजर्वेशन का इशू है, एज वेल एज जो ये पावर डायनामिक्स है इसके पीछे जो चल रही है, तो सर ये इंडिया का ही यूनिक कॉन्सेप्ट है या ये और कंट्रीज में भी हम देखते हैं? दुनिया के हर देश में पावर आमतौर पे पुरुषों के हाथ में ज़्यादा रही है। ठीक, मैट्रियार्कल सोसाइटीज़ नाम की हैं, पावर वहाँ भी दरअसल पुरुष के हाथ में रहती है। अंतर ये है कि वहाँ पावर पापा के हाथ में नहीं होती, मामा जी के हाथ में होती है। तो माँ के भाई के हाथ में होती है, माँ के पति के हाथ में नहीं होती है। तो पावर पॉलिटिक्स मेल सेंट्रिक होना, उसमें पैट्रियार्कल पावर सेटअप होना, है बहुत नॉर्मल सी बात दुनिया भर में दिखती है। इसलिए महिलाएं आमतौर पे अपने आप किसी भी देश में सत्ता में बहुत ज़्यादा नहीं आ पाती, थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। तो हाँ, बहुत सारे देशों ने ये काम किया है। मेरे ख्याल से 80 से ज़्यादा देश हैं जहाँ किसी न किसी रूप में पॉलिटिक्स से महिलाओं को आरक्षण मिलता है। कहीं सीट्स का मिलता है, कहीं कहीं ये कंपल्शन है कि हर पॉलिटिकल पार्टी कम से कम इतनी सीटों पर महिलाओं को कैंडिडेट बनाएगी, कहीं कहीं और तरीक़ों से उनको सपोर्ट करते हैं। तो अगर आप देखें आरक्षण के बेस पे तो एक देश बड़ा अच्छा केस स्टडी है, रवांडा, आपने नाम सुना होगा, अफ्रीका में छोटा सा देश है। रवांडा में 2003 के आसपास 30% आरक्षण दिया गया महिलाओं को, 30%। और आज वहाँ के विधायिका में, लेजिस्लेटिव पार्ट में 60% के आसपास महिलाएं हैं, एंड दैट इज नंबर 1 इन द वर्ल्ड। आरक्षण से हुआ है। यूएई में अभी 50% रिजर्वेशन दिया गया महिलाओं को, हालांकि वो तो राजतंत्र है, पर जो लोकल पॉलिटिक्स होती है वहाँ पर दिया गया है। भारत में 33% पंचायती राज में आरक्षण दिया। संविधान क्या कहता है? कम से कम 33%। लेकिन भारत के 21 राज्यों ने और 2 यूटीज़ ने उसको बढ़ा के 50% कर दिया है। और आपको आश्चर्य होगा, कुछ राज्यों में महिलाओं का पंचायतों में, नगर पालिकाओं में जो पार्टिसिपेशन है 55% से ऊपर चल रहा है इस समय। आरक्षण 50 ही है मैक्सिमम, लेकिन 55-56 तक भी चला गया है। क्यूबा जैसे देशों में कल्चरल लेवल पर रिफॉर्म्स ऐसे हुए कि महिलाएं खुद आ गई। निकारागुआ जैसे देशों में 40% से ऊपर पार्टिसिपेशन है। मेरे ख्याल से उसकी बजाय कैंडिडेट्स के लेवल पर रिजर्वेशन की पॉलिसी जैसा कुछ किया गया। लैटिन अमेरिका के जो देश है ना, वो केस स्टडी हैं इस मामले में। उन्होंने कमाल किया है, ज़बरदस्त काम किया है। तो मेरे ख्याल से जैसे भारत का ही पंचायती राज है, कम से कम 33% आरक्षण जैसे हमने पंचायत में दी, और वहाँ अभी पूरे देश में पंचायती प्रतिनिधि जो हैं उनमें मेरे ख्याल से 45-46% महिलाएं हैं। 14 लाख महिलाएं हैं, 14-15 लाख के बीच में शायद, जो पंचायत में या पार्षद के स्तर पे काम कर रही हैं। उनकी ट्रेनिंग बढ़िया हो गई है। अब उनको प्रमोशन देने का टाइम आ गया कि भाई इतनी ट्रेनिंग कर लिए तो विधानसभा में जाओ, फिर लोकसभा में जाओ। तो ट्रेनिंग आप कब से दे रहे हैं? 93 से दे रहे हैं। ट्रेनिंग की भी हद होती है।
33 सालों की ट्रेनिंग लेते हुए। उनकी महत्वाकांक्षा भी बढ़ रही होगी। बढ़नी चाहिए, जब इतना उनको एक्सपोजर हो ही गया है पार्षद होने का या सरपंच होने का, अब क्यों नहीं विधायक बनना चाहिए उनको? विधायक बने, फिर सांसद बने, बनना ही चाहिए। तो मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ कि जिनको लगता है कि महिलाएं नहीं संभाल पाएंगी, गलत कह रहे हैं। मैं खुद ऐसी कम से कम 2-3 महिलाओं को जानता हूँ दिल्ली में ही, जो पार्षद बनी और जिनको ठीक ठाक समझ पॉलिटिक्स की है। उनको किसी पति या भाई की ज़रूरत नहीं है सत्ता संभालने के लिए, अच्छी उनकी समझ है पॉलिटिक्स की। तो ऐसे बहुत लोग हैं दुनिया में, इतना अविश्वास क्यों करें कि महिलाएं नहीं संभाल पाएंगे? सर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जैसे हम कह रहे थे कि जब विमेन को ऐसी पावर मिलती है या रिप्रेजेंटेशन मिलता है तो वो चीज़ें अपने हाथ में ले लेती हैं, उनको ज़रूरत नहीं है कि वो किसी आदमी के प्रेशर में या इन्फ्लुएंस में काम करें। लेकिन हम जैसे मेट्रियार्की और पेट्रियार्की की भी बात कर रहे थे, तो जब मेट्रियार्की में विमेन को पावर मिली तो ऐसी भी क्या कंडीशनिंग कि पति को पावर ना दे के फिर उन्होंने भाई को पावर दे दी? वो भी एक तरीके का जेंडर बायस ही, हम वो भी ट्रू सेंस में मेट्रियार्की नहीं होती। वो इसलिए कि जिस ज़माने की ये बातें हैं, उस ज़माने में मसल पावर की भूमिका बहुत ज़्यादा थी। आपको टाइगर से भी लड़ना है, हाथियों से भी लड़ना है, लोमड़ियों से भी लड़ना है, तो उस समाज में पावर उसी को मिलेगी जिसके पास मसल पावर बहुत ज़्यादा है। तो ये उस समय के स्ट्रक्चर्स हैं। आज वो चीज़ उस तरह से एक्सपेक्टेशन में नहीं होती है, हमारी डिज़ायरेबल नहीं है, तो आज उसकी ज़रूरत नहीं है। तो पत्नी के भाई को वहाँ महत्व मिला जहाँ पत्नी वहीं रहती है, पति बाहर से आता है। और जहाँ पत्नी पत्नी बन के जाती है अपने पति के घर, वहाँ पतियों को और पिताओं को महत्व मिला। इसलिए जो मैट्रियार्कल सोसाइटीज़ हैं, जनरली वो मैट्रीलोकल सोसाइटीज़ हैं या मैट्रीलिनियल सोसाइटीज़ हैं। मैट्रियार्कल तो कहने का शब्द है, बहुत ज़्यादा वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता नहीं है। सर जब महिलाओं को आरक्षण मिलेगा तो इन आरक्षित सीटों का रोटेशन भी होगा, तो ये रोटेशन का प्रोसीजर ये कैसे काम करता है, और ये रोटेशन होने की वजह से क्या कैंडिडेट्स में कुछ डिमोटिवेशन भी आएगा? रोटेशन पहले समझते हैं क्या होता है। रोटेशन का मतलब है कि सीट्स को चेंज करना। जैसे मान लीजिए कि एक राज्य में 20 सीटें हैं और उनमें से 4 सीटें एससी वर्ग को देनी है, क्योंकि एससी वर्ग की आबादी वहाँ पर 20% के आसपास है। अब हो सकता है कि उन 20 सीटों में से 5-6 ऐसी हैं जहाँ पर एससी वर्ग की आबादी नहीं के बराबर है, कुछ में थोड़ी ज़्यादा है, कुछ में काफ़ी ज़्यादा है। तो करते क्या है, डिलिमिटेशन कमीशन क्या करता है कि कुछ सीटों पर उनको एससी सीट अनाउंस करता है एक लंबे समय के लिए, कुछ को कम समय के लिए। पर्पज़ ये है कि जहाँ पर ज़्यादा एससी समुदाय है या जहाँ पर ज़्यादा एसटी समुदाय है, उनकी सीटें एससी एसटी में ज़्यादा आएँ, हमेशा ना आएँ। अब मान लीजिए कि 20 सीटों में से 12 सीटों पर एससी की आबादी ठीक ठाक है, या ज़्यादा है या ठीक ठाक है, और एससी वर्ग को जो सीटें देनी है वो मान लीजिए 4 हैं। तो 4 अगर हम फिक्स कर देंगे तो बाकी 8 सीटों पर तो नहीं हो पाएगी रिप्रेजेंटेशन। तो हम क्या करते हैं कि अभी 4 सीटें ये वाली हैं, अगले डिलिमिटेशन में चेंज करके ये 4 सीटें हो जाएंगी, अगली बार और 4 सीटें हो जाएंगी। इसको बोलते हैं रोटेशन। तो रोटेशन के माध्यम से कोशिश ये की जाती है कि आरक्षित वर्ग को राज्य की विभिन्न सीटों में बार बार अलग अलग जगह मौका मिलता रहे। अब इस महिलाओं की बात है, महिलाओं की सीटें 1/3 हैं, पर महिलाएं हर सीट पे हैं। अब कौन सी 1/3 सीटें महिलाओं की सीटें हों, ये भी समस्या है। अगर आपने फिक्स कर दिया तो बाकी 2/3 सीटों पर जो महिलाएं हैं, वोटर्स हैं, वो कहेंगे हमें तो मौका ही नहीं मिला। तो इसका तरीका ये होता है कि इनको हम शिफ्ट करते रहते हैं, इसी को रोटेशन बोलते हैं। अभी की व्यवस्था जो 2023 के संशोधन में वो ये है कि एक डिलिमिटेशन फिक्स कर देगा कौन सी सीट महिला सीट है, फिर अगले डिलिमिटेशन में ही उसको चेंज करेंगे। तो रोटेशन आमतौर पे 10 साल में होने की परंपरा थी, लेकिन हो नहीं रहा है। क्यों? अभी जब हम बात कर रहे हैं 2026 में, तो 2008 में डिलिमिटेशन हुआ था। तो 8 में जो सीट फिक्स हुई थी, यानी मोटे तौर पर जो 2009 के चुनाव में फिक्स हुई, 9 के चुनाव से लेकर 29 के चुनाव तक वो सीट वैसी ही मानी जाएगी। एससी है तो एससी, एसटी है तो एसटी। आगे चल के महिलाओं के मामले में भी ऐसा होगा। अब समझ पा रही हैं क्या है कंसेप्ट? सरल सी बात यह है कि पूरे राज्य की महिलाओं में 1/3 सीटें देनी है, तो बारी बारी देंगे ताकि राज्य के हर लोकसभा क्षेत्र की महिला को
या विधानसभा क्षेत्र की महिला को कभी ना कभी ये मौका मिले कि हमारी सीट महिलाओं की सीट है। इससे नुकसान क्या होता है कि मान लीजिए कल को आप ही इलेक्शन लड़ती हैं विधानसभा क्षेत्र में। अब किसी जगह विधानसभा चुनाव लड़ना हो या लोकसभा चुनाव, मेहनत करनी पड़ती है, बहुत धन खर्च होता है। आपने 7-8 साल मेहनत कर करके एक क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाई, वो सीट महिला सीट है, तो आपको इलेक्शन लड़ने में बड़ा मज़ा आ रहा है। 2 बार आप महिला सीट की वजह से जीत भी गई और उसके बाद वो सीट रोटेशन में चली गई, जनरल सीट हो गई। अब आप सोचेंगे इतनी मेहनत की, अब तो यहाँ पर पुरुष वर्ग के वो उम्मीदवार भी आ जाएंगे जिनकी बहुत बड़ी पकड़ है, बहुत संसाधन जिनके पास हैं। इसका उल्टा भी है, किसी पुरुष ने बहुत मेहनत करके सीट तैयार की, अपनी लोगों से बहुत परिचय किया, संपर्क किया, संवाद किया, और जब इलेक्शन लड़ने का समय आया वो सीट महिला सीट डिक्लेयर हो गई, तो वो डीमोटिवेट हो जाता है। और उसको पता है कि अगले डीलिमिटेशन तक, यानी कि 15 साल, 20 साल या 10 साल जो भी टाइम है, तब तक वो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता यहाँ से, तो डीमोटिवेशन होता है। जनता को भी हो सकता है कि जनता को एक नेता बहुत पसंद है अपना, और वो नेता इतना अच्छा काम कर रहा है कि सारी जनता उसके पक्ष में है, लेकिन सीट मान लीजिए एससी या एसटी या महिला या एससी महिला या एसटी महिला डिक्लेयर हो गई और वो व्यक्ति उस वर्ग से नहीं है, जनता भी दुखी होती है कई बार। पर फिर वही बात है कि सामाजिक न्याय के प्रोसेस में छोटी मोटी व्यक्तिगत कुर्बानियाँ तो होती ही हैं। ये वैसे ही है कि कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, जनरल कैटेगरी से है, पर उसे एक प्रॉपर आईएएस की नौकरी नहीं मिल पाई क्योंकि आरक्षण की व्यवस्था चल रही थी, वो डीमोटिवेटेड है। तो उसका इंडिविजुअल डीमोटिवेशन एक पक्ष है, लेकिन सोशल जस्टिस के लिए बनने वाली पॉलिसीज़ एक बड़े परिप्रेक्ष्य में है, तो उसका दूसरा पक्ष है। तो हाँ, एक वाक्य में कहूँ तो रोटेशन से ये दिक्कत होती है कि बहुत सारे उम्मीदवार हतोत्साहित होते हैं, कभी कभी जनता भी दुखी होती है, लेकिन सोशल जस्टिस करने के लिए, वंचित वर्गों को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए इससे अच्छा कोई तरीका है नहीं हमारे पास, कोई दूसरा तरीका नहीं है। और सर ऐसे बारी बारी सारे एरियाज जो लाइमलाइट में भी आते रहेंगे, उनमें काम भी ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें रिजर्वेशन है, तो ज़्यादा लोग काम करना चाहेंगे उस एरिया में। सोशल मीडिया के दौर में एक अच्छी बात पता है क्या है, जैसे कल को आप इलेक्शन लड़ती हैं मान लीजिए, तो विधानसभा चुनाव लड़ते हुए, विधायक बनते हुए अपने क्षेत्र पर फोकस तो कीजिए, पर इतना नहीं कि बाहर कोई ना जानता हो। सोशल मीडिया पे एक्टिव रहिए, खूब जम के अखबारों में लिखिए। कल को अगर ये सीट डिक्लेयर हो जाती है, मान लीजिए कि ऐसी सीट हो गई, आप एससी में नहीं आती हैं, तो कम से कम पड़ोस वाली सीट पर भी आप जाके इलेक्शन लड़ सकें, क्योंकि लोग आपको जानते हैं। और भारत में अच्छी बात यह है, अच्छी या बुरी जो भी कहें, लोकसभा चुनाव में भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सीट से इलेक्शन लड़ सकता है। ये बात आपको शायद महत्वपूर्ण नहीं लग रही होगी अगर मैं ये बताऊं कि अमेरिका में कोई उम्मीदवार केवल एक ही सीट से इलेक्शन लड़ सकता है जहां वो मतदाता है। सरल भाषा में कहूं तो नोएडा में रहने वाला व्यक्ति गाजियाबाद से भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता, नोएडा से ही लड़ सकता है। और भारत में नोएडा वाला तिरुचिरापल्ली से भी लड़ सकता है, तमिलनाडु जाकर, कहीं कोई समस्या नहीं। तो जब आपको पता है कि रोटेशन होगा, सीट्स का अदला बदली होगी, तो अपने आप को एक सीट पर रोकिए मत, थोड़ा सा अपना एक्सपोजर ऐसा रखिए कि बाहर के लोग भी जानते हैं, पहचानते हैं, ज़रूरत पड़ने पर आप वहाँ भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। और साथ में पुरुष महिला की बात है, तो हर पुरुष अपनी महिला को भी इतना कम से कम ताकतवर बनाए कि महिला सीट बने तो वो इलेक्शन लड़ ले। और हर महिला को ये भी अंदाज़ा रहे कल को महिला सीट नहीं भी रहेगी तो मेरा पति भी इलेक्शन लड़ सकता है। और ऐसी बहुत सारी सीटें होती हैं कि अब महिला सीट 2 बार इलेक्शन लड़े, अब वो सीट जनरल हो गई, तो जनरल पे भी आप तो लड़ सकती हैं। ऐसी बहुत सारी महिलाएं, आप देखिएगा कि 33% आरक्षण का मतलब है कि इफ़ेक्टिवली जो महिलाएं लोकसभा में दिखेंगी हमें आने वाले समय में, वो 35 से 45% के बीच में होंगी। बहुत सारी महिलाएं उन सीटों से लड़ेंगी जो महिला सीट नहीं है, वो तो आ ही सकती है ओपन कॉम्पिटिशन में। और मज़ा इसी में है कि ये संख्या बढ़ते बढ़ते 50 तक पहुँचे। जैसे रवांडा में 30% रिजर्वेशन देने से महिलाओं की भागीदारी 60 तक चली गई, यहाँ भी 33 से 50 तक आ सकता है, और वो ऐसे ही आएगा। सर जैसे हम बात कर रहे हैं कि लोकसभा में सीट्स को बढ़ा के 850 के आसपास कर देंगे, लेकिन राज्यसभा की सीट्स वही 245 के आसपास रह जाएंगी, तो ये जो डिफरेंस है ये तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, गैप बढ़ जाएगा, तो इससे कहीं ना कहीं राज्यसभा की इम्पोर्टेंस कम नहीं हो जाएगी?
हाँ, एक सेंस में तो होती है, क्योंकि अभी 2.2:1 का रेशो है, तब 3.3:1 का रेशो हो जाएगा। एक बार थोड़ा सा अमेरिका को देखते हैं। अमेरिका की जो लोकसभा है, यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, उसमें 435 मेंबर्स होते हैं, और वहाँ की राज्यसभा यानी कि सीनेट में 100 मेंबर्स होते हैं, यानी 4.35:1 का रेशो है। तो जो नया प्रोपोर्शन बनेगा, लोकसभा में 850, राज्यसभा में 250, पर जो मैक्सिमम नंबर है, तो भी उतना एक तरफा नहीं जितना अमेरिका में सीनेट का है। तब भी आपने कभी नहीं सुना कि सीनेट वाले परेशान हैं कि हमारा महत्व कम हो गया। कभी नहीं सुनते हैं। क्यों? क्योंकि सीनेट के पास पावर्स अच्छी हैं। हर राज्य से वहाँ 2 ही लोग हैं सीनेट में, राज्य कितना ही बड़ा हो। वहाँ की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि लोकसभा में केवल आबादी के बेस पे संख्याएं होती हैं। जैसे कैलिफोर्निया में 53 मेंबर्स हैं, कई राज्यों में 1 मेंबर होता है सिर्फ, पर सीनेट में सबके 2 मेंबर्स होते हैं। तो सीनेट में हर राज्य को ये भरोसा है कि हमारी बराबरी है, और सीनेट से बिल पास करवाए बिना कोई भी एक्ट बन नहीं सकता। हमारे धन विधेयक में राज्यसभा की, यानी मनी बिल में राज्यसभा की ज़रूरत नहीं के बराबर है, वहाँ ऐसा नहीं है। हमारे अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में आता है, राज्यसभा की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ इनिशिएट होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, लेकिन सीनेट की भूमिका रहती है। फिर हमारे एक जॉइंट जो सिटिंग है, वो प्रावधान ऐसा है जो राज्यसभा को परेशान करता है। अभी क्या है कि 543 हैं और 245 हैं, तो कम से कम 2:1 का रेशो है। इकट्ठे हुए तो राज्यसभा की ठीक ठाक से रहती है उसमें। कल को जब लोकसभा 850 के आसपास होगी, 850 के आसपास होगी, और यहाँ 245 होंगे, तब जॉइंट सिटिंग में राज्यसभा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से या तो राज्यसभा की सीटें बढ़ा देनी चाहिए उसी प्रोपोर्शन में, कोई दिक्कत है नहीं बढ़ाने में। नहीं बढ़ा सकते हैं तो जॉइंट सिटिंग जैसे प्रावधानों में कुछ संशोधन कर देना चाहिए कि उसमें भी 2/3 बहुमत चाहिए होगा, न कि साधारण बहुमत चाहिए होगा। कुछ ऐसा जब संसद की समितियां बैठेंगी तो ऐसे रास्ते निकालेंगी, और ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, रास्ते निकाल सकते हैं इस चीज़ के लिए, है ना। डिलिमिटेशन कमीशन आज नहीं तो कल तो बनेगा, ये बात तो तय है। हाँ, उस कमीशन की हम संरचना पे थोड़ा बात करें तो जैसे अभी बिल में था कि 3 मेंबर हैं उसमें, जिसमें से एक चीफ इलेक्शन ऑफिसर भी होंगे। फिर एक प्रावधान उसमें ये लिखा हुआ मिला कि ये कमीशन जो निर्णय लेगा, अब इसके खिलाफ ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ना किसी भी मंच पे जा सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो ये चिंता वाली बात नहीं है? आपने विपक्ष वालों के भाषण ज़्यादा सुन लिए मुझे लगता है थोड़े से, इसलिए आपको चिंता ज़्यादा हो रही है। पहली बात, मूल संविधान में ही लिखा हुआ था कि डिलिमिटेशन कमीशन के रिकमेंडेशंस पर किसी अदालत में विचार नहीं हो सकता, क्योंकि उस पर विचार करने लगेंगे तो ये अंतहीन सिलसिला शुरू हो जाएगा, कभी केसेस खत्म ही नहीं होंगे। तो ये सहमति संविधान सभा के समय से ही है, नंबर 1। नंबर 2, चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसके मेंबर हैं, ये हमेशा से होते हैं। ये 2002 में भी थे, 1973 में भी थे। अंतर इतना है, आपको पता होगा कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट पंचायती राज के बाद आई थी, यानी कि 2002 में तो थी, 1973 में नहीं थी ये पोस्ट। तो 2002 के समय से एकदम सिंपल प्रावधान है कि 3 मेंबर्स होंगे। एक जो उसमें चेयरपर्सन है वो सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जज होगा, रिटायर्ड या वर्किंग सर्विंग। दूसरा होगा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और तीसरा होगा स्टेट के मामले में उस स्टेट का स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। ये 2002 में भी ऐसा था, 2026 में भी ऐसा, उसमें कोई चेंज नहीं है, एज इट इज़ है। हाँ, 1973 वाले में, उसके पहले वाले में क्या होता था कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर था ही नहीं, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था और 2 जजेस होते थे, इतना ही अंतर है। तो जो पहले व्यवस्था थी लगभग वही व्यवस्था अब भी, उसमें कोई खास चिंता वाली बात मेरे ख्याल से नहीं है। सर, एक बात ये भी है कि मूल संविधान में ये लिखा था कि हर जनगणना के बाद परिसीमन होगा, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हो नहीं पा रहा है। अभी बिल में ये बात भी मेंशन थी कि सरकार तय करेगी कि किस जनगणना के बाद परिसीमन होगा। तो ये फिर कैसे, मतलब हम किसकी बात को ज़्यादा ध्यान दें या किसका महत्व मानें? मतलब एक तो ये हो सकता है कि सरकार की नीयत खराब हो, जो कि आप कहना चाह रहे हैं। एक दूसरी संभावना भी हो सकती है, 2026 में हमने 2011 के बेस से परिसीमन किया, मान लीजिए अगर ये बिल पास हो जाता, 2026 में ही सेंसस शुरू हुआ, 28 में सेंसस हो गया, 2 साल के बाद फिर आपको डिलिमिटेशन करना पड़ेगा
क्योंकि संविधान कहता है कि हर सेंसस के बाद होना है। तो सरकार को दुविधा ये भी रही होगी कि अगर अभी कर ही रहे हैं तो 2 साल के बाद फिर से ना करना पड़े डिलिमिटेशन। और मान लीजिए 2028 के बाद कर भी दिया आपने, तो सवाल है कि अगला सेंसस कब होगा। आप 2011-2001 वाले फॉर्मूले से 2031 में करेंगे या नहीं करेंगे। तो 2027 के सेंसस के बाद अगला सेंसस 2031 में होगा या 37 में होगा या 41 में होगा, अभी किसी को नहीं पता है। अगर आपने ये लिखे रखा कि हर सेंसस के बाद होगा और मान लीजिए कि सेंसस 31 में फिर से हो गया, तो आपको हर 2 साल 4 साल के बाद डिलिमिटेशन कमीशन बिठाने पड़ेंगे। मेरे ख्याल से इस दुविधा से बचने के लिए ऐसा किया होगा। लेकिन अगर सरकार ये सब बातें विपक्ष को समझा पाती कि भाई देखो ऐसा इसलिए कर रहे हैं, सरकार कल को आपकी ही आ जाए, परेशानी ना हो, तो शायद समझ जाते। तो मेरे ख्याल से इसमें चिंता वाली बात नहीं थी, केवल इतनी बात थी कि अगर सेंसस लगातार हुए तो बार बार डिलिमिटेशन ना करना पड़े, इसलिए एक फ्लेक्सिबिलिटी रख लें। मुझे व्यक्तिगत रूप से इस बात में चिंता नज़र नहीं आई ज़्यादा। मैं जब इस इशू को समझने की कोशिश करी थी तो एक नया टर्म मेरे सामने आया, जेरीमैंडरिंग। तो सर एक तो आप ये कंसेप्ट प्लीज समझा दीजिए और दूसरा ये भी बता दीजिए कि हमारे लिए रेलेवेंट भी है या ये बस उछाला जा रहा है। जेरीमैंडरिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है। प्रोविज़न क्या है, मतलब एक प्रोविज़न का मजाक बनाने का तरीका है। इमेजिन कीजिए कि डिलिमिटेशन कमीशन बना, उसमें एक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज होंगे। अब जज भी कौन होंगे, जो सरकार पसंद करेगी वही होंगे, सीधी सी बात है। तो हर सरकार के पास अपनी पसंद के जज तो होते ही हैं। उन जज को रखा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर दूसरे नंबर हैं और हर स्टेट का स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होगा। ठीक ठाक संभावना इस बात की है कि 3 में से कम 2 लोग केंद्र सरकार के अपने हो गए, और जहां राज्य में सरकार उनकी अपनी है वहां राज्य वाला तीसरा भी उनका अपना हो सकता है। अब इन तीनों को मिलकर तय करना है। हालांकि साथ में उनके 5 लोकसभा के एमपी और 5 विधायक भी होंगे, लोग विधानसभा के, वो भी साथ में होंगे। हर पार्टी के मेंबर्स इसमें होते हैं, पर उनकी भूमिका केवल सुझाव देने की है, वोटिंग करने की नहीं है। फैसले ये 3 लोग करते हैं आपसी सहमति से या बहुमत से, और 3 में से 2 जिसकी तरफ है बहुमत उसी का होना है। इमेजिन कीजिए कि जो जज साहब हैं वो सरकार से प्रभावित हैं, विचारधारा से या किसी भी रूप में। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं सरकार से प्रभावित हैं, 3 में से 2 हो गए। अब इनको मिलकर तय करना है कि कौन सी लोकसभा सीट कहाँ से कहाँ तक होगी, कौन कौन से समूह उसमें आएंगे। अगर ये काम पूरी ऑब्जेक्टिविटी से करें तो बेस्ट है। अगर ये छेड़खानी करके सीटें इस तरह से बनाएं कि रूलिंग पार्टी को फायदा हो जाए, इसको बोलते हैं जेरीमैंडरिंग। जेरी नाम के एक आदमी थे अमेरिका में, मैसाचुसेट्स में। उन्होंने एक बार ये खेल खेला था, तो तब से इसका नाम पड़ गया जेरीमैंडरिंग। तब तो गैरी थे, नाम गैरी था, पहले गैरीमैंडरिंग बोलते थे, बाद में जेरीमैंडरिंग हो गया। और मैंडर जो शब्द है ना, एक सैलामेंडर नाम की एक छिपकली जैसी होती है। एक उन्होंने क्षेत्र बनाया था चुनाव का जो दिखने में छिपकली जैसा था, केवल इसलिए कि जितवाना है किसी को। तो उसके सारे समर्थकों को एक सीट में रखने के लिए इतना अजीब सी आकृति बनाई थी, तो सैलामेंडर प्लस जेरी से बन गया जेरीमैंडरिंग। ये वहाँ से शब्द बना था। भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? हर सरकार ऐसा करती है, हर पार्टी ऐसा करती है। जैसे मान लीजिए बहुत सारा इलाका है, इमेजिन कीजिए कि किसी इलाके में एक समुदाय के लोग, ए समुदाय के लोग 80% है, बी समुदाय के लोग 20% हैं। बहुत सारी सीटें हैं, कुल सीटें 100 मान लीजिए, तो 20% जो समुदाय है उसकी कुल सीटें 20 होनी चाहिए रिजल्ट में, कायदे से 20% आबादी है तो। अब अगर जेरीमैंडरिंग हुई तो सीटें इस तरह से बनाएंगे कि ये 20% हर सीट पे कहीं 5%, कहीं 8%, कहीं 3% रह जाए। और क्योंकि कहीं कहीं ऐसा कर नहीं सकते, तो 3-4 सीट में ही इनकी पूरी आबादी को भर देंगे, जहाँ 90% हो जाएंगे। क्योंकि 90% बना दिया तो वो सीट तो वैसे भी उनकी थी, 55 होता तो भी उनकी होती। तो जब आप जिनको नहीं चाहते उन सबको एक सीट पर भर देते हैं, इसको बोलते हैं पैकिंग। और जब आप चाहते हैं कि ना जीत पाएं तो उनको कम कम संख्या में हर सीट में डाल देते हैं ताकि ये निर्णायक प्रभाव ना बना सके, इसको बोलते हैं क्रैकिंग। तो पैकिंग और क्रैकिंग जेरीमैंडरिंग के 2 तरीके होते हैं, और ये दुनिया के हर देश में चलते हैं। भारत की बात अगर करें तो पिछले 2-3 साल में 2 मामले बड़े प्रसिद्ध हुए। एक असम का हुआ
और एक जम्मू कश्मीर का हुआ। असम में 2002 में डिलिमिटेशन नहीं हो पाया था क्योंकि एनआरसी का मामला चल रहा था, तो वो अभी हाल ही में हुआ है 2020 के आसपास। ऐसे आरोप मैंने पढ़े हैं, आपने पढ़े होंगे, कि मुस्लिम बहुल सीटें पहले 35 थीं, अब वो 20 के आसपास रह गई हैं क्योंकि पैकिंग कर दी गई है उनकी, इस तरह से आरोप है। जम्मू कश्मीर के मामले में ये है कि जम्मू की सीटें बढ़ा दी गई हैं, मेरे ख्याल से 6 सीटें बढ़ी थी, ऐसा कुछ हुआ था। तो आरोप लगता है कि जेरीमैंडरिंग यहाँ हुई है, और जेरीमैंडरिंग हर सरकार कोशिश करती है करने की, तो यहाँ भी होता है, विदेशों में भी होता है। तो हाँ, विपक्ष को एक भाई ये भी है कि जब डिलिमिटेशन होगा तो सरकार जेरीमैंडरिंग का प्रयास करेगी, और मेरा मानना है कि सरकार ये हो या कल को कोई दूसरी सरकार हो, हर सरकार अपने तरीके से कोशिश करती है कि उसके वोट बैंक के हिसाब से मैक्सिमम पॉसिबल सीटें उसको मिल जाएं। यही जेरीमैंडरिंग होता है। सर, हम इतना डिस्कशन कर रहे हैं विमेंस रिजर्वेशन पर, लेकिन अगर हम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को देखें जी, तो एससी कम्युनिटी, एसटी कम्युनिटी, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए भी रिजर्वेशन था। तो वहाँ पे भी विमेन के अगेंस्ट एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हुआ, या मतलब उधर हमें रिजर्वेशन क्यों नहीं मिला? 1946 के बाद या 1950 तक का जो समय है, जो संविधान बनने का समय है, उस समय दुनिया के देशों में असली युद्ध ये था कि महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिले। इंग्लैंड में 1918 में वोटिंग राइट्स महिलाओं को मिले, पर पता है क्या प्रोविज़न था? पुरुषों को 21 की उम्र के बाद, महिलाओं को 30 की उम्र के बाद मिलता था। 10 साल और लगे महिलाओं को लड़ने में। 1928 में जाके 21 साल से ऊपर की महिलाओं को इंग्लैंड में वोटिंग राइट्स मिले। 1920 में अमेरिका में मिले, व्यावहारिक तौर पर 1965 में जाके मिले बहुत सारी महिलाओं को, विशेष रूप से जो अश्वेत महिलाएं थीं। स्विट्जरलैंड जैसे देश में 1971 में जाके महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिले हैं, 71। तो 1945 से 50 के दौर में ना एक ट्रेंड था लिबरल फेमिनिज्म में कि अगर वोटिंग राइट मिल गया इक्वल तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो संविधान सभा में विचार हुआ था। उस समय जो महिलाएं संविधान सभा में थी उनका भी ये मत था कि हमें आरक्षण मत दो, वोटिंग राइट दो इक्वल। जैसे हंसा मेहता का नाम इस डिबेट में खूब लिया गया संसद में, दुर्गाबाई देशमुख थी, उन्होंने भी ये बात कही थी, रेणुका रे थी, उन्होंने भी ये बात कही थी। इन सब ने कहा कि हमें भाई इक्वल वोटिंग राइट्स चाहिए। ये महिलाएं एलिट क्लास की थी, उनको ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि आम आदमी के स्तर पर महिलाओं की स्थिति वैसी नहीं है। तो भारत की संविधान सभा ने सारी महिलाओं को इक्वल वोटिंग राइट्स दी, और इस बात को इतनी बड़ी अचीवमेंट माना गया उस समय, क्योंकि विकसित देशों में भी ये बहुत धीमे धीमे हो रहा था और भारत ने एक झटके में कर दिया। तो इन महिलाओं का एहसास ये था, उनकी अनुभूति ये थी कि महिलाएं इलेक्शन जीतेंगी, और स्वाधीनता संग्राम में क्योंकि महिलाओं का पार्टिसिपेशन भी ठीक ठाक दिख रहा था, तो ये भरोसा था कि हो जाएगा। ये बाद में समय के साथ समझ में आया कि केवल वोटिंग राइट्स मिलने से बात नहीं बनती, क्योंकि संविधान सभा में केवल 5% महिलाएं थीं। 299 मेंबर्स से 15 के आसपास महिलाएं थीं उनमें सिर्फ। लंबे समय तक कोशिश करने के बाद भी देखा कि लोकसभा में, विधानसभाओं में महिलाएं 10-15% के ऊपर नहीं आ पा रही हैं। तब 1980s में, बल्कि 70s के दशक से जब एक रिपोर्ट छपी टुवर्ड्स इक्वालिटी, जहाँ से मानते हैं कि चेंज होना शुरू हुआ, 1980 के दशक में डिमांड हुई कि महिलाओं को आरक्षण दो। राजीव गांधी ने बहुत कोशिश की अपने समय में कि पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण दें। वो अपने सामने दे नहीं पाए, उनकी मृत्यु हो गई। तो जो संविधान संशोधन उन्होंने प्रपोज किया 89 में, उसमें नहीं हो पाया पास, पर उनकी मृत्यु के बाद पीवी नरसिम्हा राव ने 92 में करवाया 73rd 74th अमेंडमेंट, उससे महिलाओं को आरक्षण मिला। वो एक शुरुआत थी जिसको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन माना गया, लेबोरेटरी माना गया। पर आप सोचिए 91-92 में ये हुआ है, और 96 में देवगौड़ा साहब पीएम बनते ही लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने का प्रस्ताव लेके आए हैं। उसके बाद से लगातार डिबेट चल रही है, तो एक प्रोसेस है। मैं ये नहीं कहूँगा कि संविधान सभा ने डिस्क्रिमिनेशन किया, उस समय ऐसी डिमांड थी ही नहीं, और जो चर्चा हुई भी महिलाओं की ओर से भी यही डिमांड ज़्यादा थी कि हमें एडल्ट फ्रेंचाइज मिले, यूनिवर्सल सफरेज मिल जाए, वयस्क मताधिकार मिल जाए महिलाओं को, वो पर्याप्त है, तो वो दिया गया था उस समय। मतलब पेट्रियार्की को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। अगर आप संविधान सभा की डिबेट्स पढ़ेंगे तो ऐसा भाव बहुत दिखता नहीं है। फिर एक पक्ष ये भी उसमें था
कि महिलाओं को आरक्षण देंगे भी तो कौन सी सीट देंगे, महिलाएं तो हर सीट में हैं। उस समय रोटेशन जैसे भाव बहुत स्पष्ट रूप से मन में शायद नहीं आ पाए होंगे महिलाओं के मामले में। SC ST में फिर भी आप सीट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहीं ट्राइबल एरियाज़ हैं, वहाँ STs बहुत ज़्यादा, वो सीटें आपने फिक्स कर दी उनके लिए। महिलाएं तो हर जगह हैं और 45 से 50-55% के बीच में हैं। तो ये सब दुविधाएं भी मन में रही होंगी। तो ये सोचा गया कि एक बार कोशिश करके देखते हैं, और जब ये समझ में आ गया कि उससे नहीं हो रहा तो अब वो प्रोसेस है ही। और मैं बहुत पॉजिटिव हूँ कि 29 के इलेक्शन में महिलाओं का आरक्षण होगा, मैं तो पॉजिटिव हूँ। सर इसी को अगर हम थोड़ा सा बिल्ड करते हैं, जैसे आपने भी बताया कि पॉलिटिकल स्फीयर में जब हमें रिजर्वेशन मिलना शुरू हुआ तो 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आ गया, लेकिन अभी तक इतना लंबा टाइम लग गया और अभी भी जैसे बहुत क्लियर टाइमलाइन एक तरीके से नहीं है। तो क्या कहीं ना कहीं इंटेंट में कमी आ रही है? देखिए, पुरुष लोग काफ़ी सुलझ चुके हैं, उनको महिलाओं को आरक्षण देने में दिक्कत नहीं है, बस उनकी सीट बची रहे। हर आदमी अपनी सेफ्टी चाहता है ना, तो उनको चाहिए कि मेरी सीट बची रहे। तो महिलाएं आएँ, शौक से आएँ, अच्छा है, पार्टिसिपेशन होगा, सब अच्छा लगता है उनको, बस उनकी सीट पर खतरा नहीं आना चाहिए। अब 543 सीट्स में 1/3 देने का मतलब है कि आपने लगभग 181 सीटें उनके हाथ से निकाल दी। अभी महिलाएं होती हैं 70-80 मैक्सिमम, यानी कि इफेक्टिवली 100 सीटें हाथ से निकल जाएंगी। और ऐसे में अगर जॉन रॉल्स को आपने पढ़ा हो तो हर व्यक्ति ये मान के चलता है कि सबसे बुरी स्थिति में मैं ही रहने वाला हूँ, मेरी सीट हाथ से निकलेगी। तो फिर अंदर अंदर सुगबुगाहट होती है, सब पार्टियों के पुरुष इकट्ठे हो जाते हैं, उनको लगता है कि नहीं यार, रोको किसी तरह से। पार्टी पर दबाव बनता है। उनकी इंटेंट आत्मरक्षा की तो है, पर आत्मरक्षा की चिंता ना हो तो उनके इंटेंट ये नहीं है कि महिलाओं को आरक्षण ना मिले। इसी का इलाज इस संविधान संशोधन में हो सकता था, जो मौखिक हुआ लिखित हो जाता। कितना सिंपल है, 543 सीट्स हैं, आपको 1/3 आरक्षण देना है, 272 सीटें बढ़ा दी आपने, और 272 ही सीटें महिलाओं के आरक्षण की हैं। अब इससे क्या हुआ, जो एक्स्ट्रा सीटें जुड़ी उन पे आरक्षण मिल रहा है, पुरुष सुरक्षित हो गए। सुरक्षित नहीं हुए, फायदे में आ गए, क्योंकि अभी जो 70-80 महिलाएं हैं वो सीटें पुरुषों को मिल जाएंगी। क्योंकि जनरल ट्रेंड हमारे देश में ये है कि जो सीटें आरक्षित होती हैं जनरली उसी पर आरक्षित वर्ग के लोग आ पाते हैं। तो अगर ये हो जाएगा तो इफेक्टिवली पुरुषों की सीटें बढ़ेंगी 70 से 80 के आसपास, और महिलाओं की सीटें बढ़ेंगी, अगर हम मान लें कि अभी 80 हैं तो 200 के आसपास बढ़ेंगी। तो 272 महिलाएं गारंटी के तौर पर, और संभावना मान लीजिए कि 300 के आसपास महिलाएं होंगी। पुरुष 515 के आसपास होंगे, जो कि आज के समय में 440 के आसपास होते हैं, उनको भी फायदा है। इसलिए पुरुषों को दिक्कत ही नहीं है। और उनके इंटेंट ये नहीं है कि महिलाएं संसद में ना आए, बस ये है कि हमें धक्का दे के ना आए, हम भी बने रहे और वो भी आ जाए। और ये तो कोई भी जो हैव होता है, हैव नॉट्स को जब हेल्प करना भी चाहता है तो ये तो चाहता ही कि मेरा स्टेटस तो बना ही रहे, तो लाजमी बात है। तो सर जैसे हम इतनी बात अपने रिजर्वेशन की कर ली और हम कह भी रहे इंटेंट में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो जब कानून बना के ही आरक्षण देना था तो 33 पे ही क्यों रुक गए? मतलब आइडली तो 50 दे देते। हाँ, मतलब खुश होने के लिए सोच सकते हैं, लेकिन ये भी सोचिए कि जहाँ 33 मिलने में 33 साल लग गए 50 में फिर 50 साल लग जाते हैं। तो सही तरीका ये है कि जो मिल रहा है एक बार ले लीजिए, फिर अगली बात कीजिए। जो कहते हैं ना कि हीगेल या कार्ल मार्क्स के जो थियरी में होता है थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस, उसका तरीका ये है कि जो पहले हासिल हो ले लीजिए, फिर अगली लड़ाई वहाँ से शुरू होती है, नेक्स्ट फाइट जो होगी। तो 33% मिलना तो एक गारंटी के तौर पे है ना, मतलब बाकी देशों को जैसे हमने देखा रवांडा वगैरह को 30 मिला, 60 हो गया अपने आप। तो जब 33% महिलाएं आरक्षित सीटों से आएंगी, कुछ महिलाएं निश्चित तौर पर ऐसी सीटों से भी आएंगी जो आरक्षित सीटें नहीं हैं, तो इफेक्टिवली मैं जो देख पा रहा हूँ आज से 10-15 साल बाद वो 35, 40, 45 के बीच में महिलाएं परसेंटेज में लोकसभा में दिखेंगी। कितनी हेल्दी बात है। और जब वो 40-45 होंगी और कहेंगे कि 50 करो, तो कोई उनको मना भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतने बड़े वोट बैंक को कौन मना करेगा। तो मेरे ख्याल से ग्रेजुअली शायद 50 हो जाए, या लिखित में 33 रहे और व्यावहारिक तौर पर 50 या उसके ऊपर हो जाए, होना चाहिए मेरे ख्याल से। सर अभी तक में पूरे सेशन में हमने लगभग वो सारी बातें देख ली, वो सारे सवाल देख लिए जो महिला आरक्षण
और परिसीमन से जुड़े हुए थे। जी। लेकिन अब हम बातों को ख़त्म करते हुए एक सवाल ये भी पूछें कि अब इस सेशन के बाद कोई व्यक्ति इस वीडियो को बंद कर रहा हो, तो एक वोटर के तौर पर, एक महिला होने के तौर पर, एक आम नागरिक होने के तौर पर क्या कुछ बातें अपने ध्यान में रखे आने वाले दिनों के लिए? ध्यान में ये रखे कि महिलाओं का आरक्षण निकट समय में हमारे देश की सच्चाई बनने वाला है और खुले दिल से स्वागत करना चाहिए उसका। दूसरा, अभी जो संसद में हुआ उसके बेस पर ये मान लेना कि विपक्ष ने गलत किया या सरकार ने गलत किया, अधूरी बात है। सच बात है कि मौखिक आश्वासन जो था वो लिखित होता तो पास हो गया होता। और क्योंकि उसके बाद मोदी जी ने एक स्पीच में कहा है कि ये लोग कितना भी विरोध कर लें, मैं तो महिलाओं को आरक्षण दिलवा के ही मानूंगा, तो मैं जितना उनको पढ़ पाता हूँ, मेरा मन कहता है कि वो 29 में आरक्षण दिलवा के मानेंगे, क्योंकि एक तरह से ये उनका आखिरी चुनाव हो सकता है और ये ऐतिहासिक श्रेय वो ज़रूर लेना चाहेंगे कि मैंने अपने कार्यकाल में ऐसा करवाया। तो मेरे ख्याल से संविधान संशोधन का एक नया बिल जल्दी ही आना चाहिए, या तो 50% सीटें हर राज्य में बढ़ा के, या कहीं भी बिना बढ़ाए 543 में ही। ये 543 वाला रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है, पहले वाला आसान है। तो मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ, ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि 29 के इलेक्शन में महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। और हाँ, हम सब भी तैयार रहें। आपके आसपास जो महिलाएं हैं, आपकी माँ हो, बहन हो, शादी हो गई तो पत्नी आपकी हो, जिसमें भी संभावना हो उसको तैयार करना शुरू कर दीजिए कि MLA बनने का स्कोप बनने वाला है, MP बनने का स्कोप बनने वाला है। मैं तो UPSC की अपनी क्लास में बच्चों से आजकल कह रहा हूँ लड़कियों से कि भाई UPSC तो ठीक है, अगर DM नहीं बने तो CM बन जाना। अब सीटें आने वाली हैं आप लोगों के लिए, तो 1/3 सीटें कम थोड़ा ना होती हैं। किसी राज्य में 210 सीटें अगर विधानसभा में हैं, अब अगर कम से कम 70 सीटें महिलाओं की हो जाएंगी, अच्छी खासी सीटें होती हैं। और जिन महिलाओं में थोड़ा सा भी पॉलिटिकल मतलब एक ग्रूमिंग है, वैसी समझ है, नेतृत्व क्षमता है, स्मार्टनेस है, तो बहुत संभावना है कि वो विधानसभाओं में आएंगी, लोकसभा में आएंगी और पॉलिटिकल लैंडस्केप बदलेगा बहुत जल्दी हमारे देश का। और मेरे ख्याल से महिलाओं का सत्ता में होना कुल मिला के देश के लिए अच्छा ही है। आपने पता नहीं ऐसी केस स्टडीज़ पढ़ी हैं या नहीं, पंचायती राज में जब तक पुरुष थे ऐसी केस स्टडीज़ हुई जहाँ पुरुष सरपंच बने, उन्होंने जो पैसा खर्च किया किन चीज़ों पर खर्च किया? सड़क पर, आमतौर पर सड़कों पर खर्च किया, क्योंकि उनको बाहर जाना होता है। जहाँ महिलाएं बनी उन्होंने खर्च किया हैंडपम्प पर, प्राइमरी स्कूल पे, क्योंकि उनको अपने बच्चों को पढ़ाना होता है, घर के अंदर पानी आए इस पर ध्यान देना होता है, प्राथमिक। और एक अच्छे सिस्टम में बहुत सारे पुरुष, बहुत सारी महिलाएं जब साथ साथ काम करते हैं तो सारी की सारी प्रेफरेंसेस, प्रायोरिटीज़ एक साथ एड्रेस हो पाती हैं। और इसलिए एक डाइवर्स ओपिनियन हमारे पास कम से कम हो, उसके लिए भी ज़रूरी है कि दोनों जेंडर्स, मैं तो कहता हूँ कि आगे चल के थर्ड जेंडर का पार्टिसिपेशन भी हमें सोचना चाहिए, एक हिस्सेदारी होनी चाहिए, पर कम से कम सेकंड से शुरुआत तो करें, फिर थर्ड पे भी आ जाएंगे। धन्यवाद सर आज के इस खास सेशन के लिए। और सबसे बड़ी बात यह कि बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई, तो पिछली सारी जो एपिसोड थे उसमें लगातार बच्चों के और आम लोगों के कमेंट आते रहते थे कि सर और भी सेशन के साथ आइए। तो हम आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी और आपकी मुलाकात कुछ और मुद्दों पर समय समय पर आती रहे। मुद्दा तय कर लीजिए, हम 10-15 दिन में फिर से एक सेशन कर लेंगे। आप मुद्दा तय कीजिए, मुझे बताइए किस मुद्दे पर बात करनी है, करते हैं। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।